ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल, अध्याय 111, कलह बोना। माओ वू ने कोरफायर लोड सीड को अपने मुंह में पकड़ रखा था, क्योंकि उसके पंजे शून्य को चीरते हुए गूहे और उसके समूह का बारीकी से पीछा करते हुए खाली जगह से गुजर रहे थे। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला शून्य में पैदा हुई थी। आमतौर पर इसके रहस्यों का एक टुकड़ा भी समझने के लिए किसी को कम से कम 2 पूर्वज होने की आवश्यकता होगी। फिर भी माओ वो पहले से ही अपनी जन्मजात प्रतिभा पर भरोसा करके शून्य से यात्रा कर सकता था। माओ वो की ट्रैकिंग गूहे और अन्य लोगों के लिए पूरी तरह से अगोचर थी, जिनका सबसे मजबूत विशेषज्ञ केवल डू सम्राट क्षेत्र में था। जियो यान ने सोल रोब पहना और अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा का विस्तार किया, क्योंकि उसने माओ वो को शून्य में गायब होते देखा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि पहले की 20 तकनीक का उपयोग इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। उसकी ताकत वास्तव में इतनी कम हो गई है। जियो यान ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने महसूस किया कि यूमेई पीली रेत के नीचे छिपी हुई है और दयनीय स्थिति में भाग रही है। फिर उसने अपने ईगल पंख फैलाए और एक खास दिशा में नीचे की ओर उड़ गया। यूमेई के निशान का अनुसरण करते हुए दूर क्षितिज पर धीरे धीरे एक विशाल आदिवासी किला दिखाई दिया। तो ये यूमेई की मेई स्नैक जनजाति है। अगर मैं यूमेई का अनुसरण नहीं करता तो रास्ते में आने वाले जाल और बाधाएं मुझे सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होती। किले के अंदर रोशनी चमक रही थी, हालांकि बीच बीच में चमक और शोरगुल से बेचैनी का एहसास हो रहा था। जियाओ यान को विशाल शहर से कुछ अराजकता की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं जब वह करीब उड़ रहा था। उसका दिल खुश हो गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में मेई स्नैक जनजाति के बीच से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। जियाओ यान ने यूमेई का अनुसरण किया और एक छिपे हुए मार्ग से जनजाति में प्रवेश किया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से क्षेत्र को बुरी तरह से साफ किया और उसके दिल में हल्का झटका लगा। शहर की दीवारों पर अनगिनत तीर के टावरों ने कई दर्जन मीटर की ऊंचाई पर घनी तरह से घेरा बना रखा था। टावरों से तीर के सिरों से हल्की बैंगनी चमक निकल रही थी। चांदनी के नीचे वे एक ठंडी चमक बिखेर रहे थे। ये सुरक्षा एक कसकर बुने हुए जाल की तरह थी। जियाओ यान इसे देखते ही अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोक सका। इस स्तर की सुरक्षा के साथ अगर वह लापरवाह होता तो शायद वह भी तीरों से छलनी हो जाता और एक पल में मानव पिनकुशन में बदल जाता। धिक्कार है उन इंसानों पर। तुरंत सभी जनजाति के योद्धाओं को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि वे इंसान रेगिस्तान में कंकाल बन जाएं। अन्य जनजाति के नेताओं को तुरंत सूचित करें और उन्हें सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए कहें। यूमेई ने छिपे हुए मार्ग से जनजाति में प्रवेश किया और तुरंत टॉवर पर चढ़ गई। उसने जोर से चिल्लाया और जनजाति के भीतर से अनगिनत सांप लोग प्रतिक्रिया में बाहर आ गए। नोव एल बी JNN। जियाओ यान इस दृश्य को देखकर लगभग जोर से हंस पड़ा। पानी को गंदा करने की यह रणनीति वास्तव में प्रभावी थी। गूहे और अन्य लोगों के कारण मेई सांप जनजाति के सभी सक्षम सांप लोग अग्रिम पंक्ति में चले गए थे। जियाओ यान अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ बिना किसी बाधा के मेई सांप जनजाति से गुजर गया। 8 बड़ी जनजातियां स्वयं सांप लोगों के पवित्र शहर की रक्षा करने वाली प्राचीर थीं। गूहे द्वारा इस तरह से उपद्रव मचाने के साथ जियाओ यान बिना किसी व्यवधान के सांप लोगों के पवित्र शहर में पहुंच गया। हालांकि जियाओ यान ने आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं किया। इसके बजाय उसने खुद को छाया में छिपा लिया, अपने मन को शांत किया और आत्मा हृदय सभा को प्रसारित किया। आत्मा तकनीक। वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शहर के केंद्र में हरी लपटों के 4 समूह थे। उसे नहीं पता था कि मेडुसा ने किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन वह आध्यात्मिक धारणा में हस्तक्षेप करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला को 4 समूहों में विभाजित करने में कामयाब रही थी। स्वर्गीय ज्वाला की रक्षा केवल रानी मेडुसा ही नहीं कर रही थी। उसके अलावा कई शक्तिशाली रक्षक थे, जिनमें से एक डुकिंग क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। रानी मेडुसा ने अभी तक ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को अवशोषित नहीं किया है। अभी समय नहीं है। वे रक्षक बहुत बड़ी बाधा हैं। जियो यान ने अज्ञात अवधि तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जब तक कि दूर में स्नैक जनजाति की दिशा से एक चिल्लाहट नहीं आई। महारानी मेडुसा, ये जियामा साम्राज्य का गूहे है। मैं यहाँ आपकी कुलीन जाति के खिलाफ युद्ध करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे एक मामले पर चर्चा करने आया हूँ। कृपया अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करें। गूहे की घोषणा सुनकर यूमेई और दूसरे कबीले के नेता मोबासी दोनों शहर की दीवार के ऊपर अपनी स्थिति से थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इस स्थिति में महारानी के लिए व्यक्तिगत रूप से इसे संभालना बेहतर था। अपनी ताकत के साथ अगर दूसरा पक्ष वास्तव में बल का सहारा लेना चाहता था तो वे केवल हारकर भाग जाएंगे। उस चीख को सुनकर जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी।
उसे पता था कि शो शुरू होने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद शहर की दीवारों के ऊपर की जगह अचानक एक अजीब तरीके से विकृत हो गई। गूहे और अन्य लोग ये दृश्य देखकर थोड़ा चौंक गए। यून यून को छोड़कर सभी ने एक छोटा कदम पीछे लिया और एक गंभीर भाव के साथ विकृत स्थान को देखा। अगले ही पल आकर्षक वक्रों वाली एक सुंदर आकृति धीरे धीरे अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने प्रकट हुई। रानी मेडुसा ने एक शानदार बैंगनी ब्रोकेड लबादा पहना हुआ था। लबादे के नीचे उसका शरीर भरा हुआ और उत्तम था, एक पके आड़ू जैसा। उसकी सांप की पूंछ थोड़ी हिल रही थी, जिससे एक जंगली और मनमोहक आकर्षण निकल रहा था, जिसने लोगों को उनके पूरे शरीर में जलन महसूस कराई। शून्य से गुजरना कुछ ऐसा था जो केवल एक दू पूर्वज ही हासिल कर सकता था, फिर भी रानी मेडुसा भी ऐसा करने में सक्षम थी। इससे साबित हुआ कि वह खुद एक दू पूर्वज स्तर की विशेषज्ञ बनने से केवल एक कदम दूर थी। महाराज, चाहे वे जनजाति के नेता हों या साधारण सांप लोग, जैसे ही रानी मेडुसा प्रकट हुईं, सभी सांप लोग एक स्वर में अपना सिर झुकाते थे। श्रद्धा के नारे गूंजते रहे। अंतहीन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। आकाश में रानी मेडुसा ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और गूहे को देखा। उसके लाल होठों के कोने एक नाजुक चाप में मुड़े हुए थे। एक पल में उसका सुंदर चेहरा मोहक रूप से आकर्षक हो गया। एक ही मुस्कान के साथ उसने गूहे के बगल में कुछ डू स्पिरिट विशेषज्ञों को क्षण भर के लिए अपना होश खो दिया। रानी मेडुसा की मुस्कुराती निगाहों के नीचे गूहे ने अपने दिल में भावनाओं को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, रानी मेडुसा, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं जियामा साम्राज्य का गूहे हूँ। मुझे पता है कि महामहिम ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम प्राप्त किया है और मैं इसे आपके साथ बदलना चाहता हूँ। जियाओ यान अपने काले लबादे के नीचे थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसने देखा कि रानी मेडुसा भी दूर से दिखाई दी थी। उसे अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन की एक छोटी बोतल निकालकर उसने उसे एक घूंट में पी लिया। भयानक बर्फ की ऊर्जा के कारण उसके शरीर का तापमान घातक स्तर तक गिर गया। सांप लोगों की संवेदन क्षमता गर्मी की धारणा पर निर्भर थी। जब तक उसके शरीर का तापमान आसपास के तापमान से कम था, सांप लोगों के बीच कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। माओ वो, उन पर हमला करो, जियाओ यान अपने दिल में चिल्लाया। इस समय माओ वो, जो शून्य में दुबका हुआ था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और कोरफायर लोड सीड को एक ही काटने से कुचल दिया। तुरंत जंगली ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा। लगभग उसी समय भारी जुबान शासक जियाओ यान के हाथ में दिखाई दिया। उसने अपने पूरे शरीर में डुक्यूई को प्रसारित किया और 10,000 जानवरों की ज्वाला बेतहाशा भड़क उठी। भारी जुबान शासक तुरंत रक्त लाल लपटों से घिर गया, जो बेहद झुलसाने वाली हो गई। चलो शुरू करते हैं। ज्वाला विभक्त सुनामी। जियाओ यान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। दुनिया की ऊर्जा बढ़ गई और भारी जुबान शासक से दर्जनों मीटर लंबी रक्तलाल ज्वाला की लहर निकली। धमाका, आसमान से आग की लपटें उतरीं। पवित्र शहर की दीवार तुरंत उसकी ज्वाला विभक्त सुनामी से फट गई, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। भयानक 10,000 जानवरों की ज्वाला फट गई, जिससे आसपास के सांप लोग रक्षक सभी दिशाओं में उड़ गए। क्या हुआ? पवित्र शहर पर हमला हो रहा है। कोई पवित्र शहर में घुस गया है। यूमेई और बाकी सभी ने पवित्र शहर पर हमला होते ही गूहे को घूर कर देखा। रानी मेडुसा की आंखें तुरंत बर्फीली हो गईं। इस तरह के विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए कम से कम एक डू स्पिरिट की आवश्यकता थी, और मुख्य संदिग्ध स्वाभाविक रूप से गूहे और उसका समूह था, खासकर जब से गूहे ने पहले ही कहा था कि वह स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ है। इससे पहले कि गूहे कुछ समझा पाता, माओवू ने शून्य में अपना मुंह खोल दिया। खाली जगह अचानक खुल गई और अंदर से एक हरी लौ निकली, जो गूहे की ओर बढ़ रही थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम। गूहे का चेहरा पूरी तरह बदल गया। खाली जगह से हमला करने और यहाँ तक कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का उपयोग करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति स्वयं रानी मेडुसा थी। जियो यान ने हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद वे जो भी सोचते, वह सीधे शहर की दीवार पर पलट गया और अंदर खिसक गया। अध्याय 112। इस जीवन में आपको जिस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होगा। 2-1। घृणित मनुष्य, हमारी जनजाति के पवित्र शहर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेडुसा स्नैक गार्ड्स। यूमेई का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, NO वेल बीक जन .com। हाँ, एक समान और बर्फीली प्रतिक्रिया सुनाई दी। तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियों ने शहर की दीवारों की ऊंचाई का फायदा उठाया और पलक झपकते ही गूहे को घेर लिया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट से 4 चोटी वाली डू स्पिरिट्स ने हमले से बचाव के लिए अपनी चालें चलीं। गूहे का चेहरा एकदम बदल गया जब उसने रानी मेडुसा से कहा, महाराज कृपया मेरी व्याख्या सुने। यून यून ने अचानक गूहे को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, वह पहले ही जा चुकी है। ये सिर्फ एक ऊर्जा प्रक्षेपण है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
ये सुनने के बाद ही गूहे ने रानी मेडुसा पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को झोंकने की हिम्मत की और वास्तव में पाया कि यह केवल एक ऊर्जा प्रक्षेपण था, न कि उसका वास्तविक शरीर। गूहे, ये स्पष्ट है कि इस मामले में एक तीसरा पक्ष शामिल है, जो जानबूझकर दोष को दूसरे पर मरने के प्रयास में चीजों को अव्यवस्थित कर रहा है। वॉकिंग विंड फेंग ली ने मेई स्नैक जनजाति में लगातार हो रहे विस्फोटों और पवित्र शहर में भड़की आग को देखा। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। वास्तव में एक तीसरा पक्ष था, और ये तीसरा पक्ष लगातार स्नैक पीपल जनजाति पर हमला करके उन पर दोष मरने और स्नैक पीपल का ध्यान भटकाने के लिए कलह पैदा कर रहा था। आखिर यह कौन है? गूहे ने अपने दांत पीस लिए। उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ अपने संबंधों के माध्यम से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल प्राप्त करने के लिए आधे साल से अधिक समय और काफ़ी संसाधन खर्च किए थे। ये सब केवल रानी मेडुसा के साथ बातचीत करने के इरादे से किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई तीसरा पक्ष अचानक प्रकट होगा और पानी को गंदा कर देगा। भले ही यह साबित हो जाए कि अंत में उसका पक्ष जिम्मेदार नहीं था, रानी मेडुसा अब उसके साथ कोई सौदा करने को तैयार नहीं होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, फेंग ली ने अचानक कहा। बुरे फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? गूहे ने जल्दी से पूछा। जो पानी बहुत साफ होता है उसमें मछलियां नहीं होती। अगर तुम्हें मछलियां पकड़नी हैं तो तुम केवल कीचड़ भरे पानी में ही ऐसा कर सकते हो। फेंग ली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गूहे का दिल अचानक एहसास से कांप उठा। फेंग ली का सुझाव था कि चीज़ों को और भी अराजक बनाया जाए और पुरस्कार छीनने के अवसर का लाभ उठाया जाए। अगर बातचीत बंद हो जाती तो वे सीधे स्वर्गीय ज्वाला चुरा सकते थे और फिर जियामा साम्राज्य में छिप सकते थे। उसके पास अभी भी एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल बची होगी। अब जब कोई तीसरा पक्ष शामिल है तो स्नैक पीपल जनजाति एक साथ इतने सारे मुद्दों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेडुसा को स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता क्यों है, जो है बोडोन ने कहा। हो सकता है कि वह आपके साथ व्यापार करने को भी तैयार न हो। यदि आप वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका अभी भी है। फेंग ली ने धीरे धीरे बोलते हुए गला काटने वाला इशारा किया। गूहे ने अपने बगल में यून यून को देखा, जिसने शांति से उत्तर दिया, मैं आपके लिए एक रास्ता खोल सकता हूँ। इस अराजकता के बीच आप स्वर्गीय ज्वाला को छीन सकते हैं या नहीं, यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। गूहे ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और एक पल के लिए चिंतन में डूब गए, फिर एक गंभीर भाव से सिर हिलाया। वह हिचकिचाने वाला व्यक्ति नहीं था। जब निर्णायक होने का समय होता तो वह निश्चित रूप से नैतिकता के कुछ तुच्छ सवालों के कारण क्षणभंगुर अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। अगर वे इसे छीनने जा रहे थे तो ऐसा ही हो। कौन किससे डरता है? बूढ़े शेख फेंग ली, मुझे 2 जनजाति नेताओं को रोकने में मदद करें। इस बार सफलता या असफलता की परवाह किए बिना मैं आप में से प्रत्येक के लिए एक डुकिंग पिल को परिष्कृत करूंगा। गूहे ने अपना हाथ लहराया, जिससे आकाश में एक नीली लौ फैल गई, और एक गहरी आवाज में कहा। यानशी ने अपने दांत दिखाते हुए एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। हे, तुम किमियागर वास्तव में जानते हो कि एक ही वाक्य से लोगों का खून कैसे उबाला जाता है। ठीक वहीं रुक जाओ। यूमेई और शहर की दीवार पर दूसरे कबीले के नेता मोबासी तुरंत उन्हें रोकने के लिए गंभीर भावों के साथ चमक उठे। हे, तुम्हारे विरोधी हम हैं। भयंकर हवा की धाराएं यूमेई और मोबासी की ओर एक फुफकार के साथ चलीं। हमलावर हवा की धाराओं को जल्दी से चकमा देते हुए यानशी और फेंगली तेजी से यूमेई और मोबासी के सामने आए, मुस्कुराते हुए उन्हें रोकते हुए। इस बीच पवित्र शहर में जियोयान ने अराजकता का फायदा उठाया। वह एक छाया में बदल गया और स्नैक जनजाति के खजाने में घुस गया। अपने सामने विशाल मोटे लोहे के दरवाजे को देखते हुए वह मुस्कुराया और कहा, शून्यता भक्षण ज्वाला, इसे भस्म कर दो। भले ही माओ वो वर्तमान में पवित्र शहर में आग लगाने में व्यस्त था, फिर भी उसने जियोयान के उपयोग के लिए स्वीकृति आत्मा में कुछ काली ज्वाला छोड़ी थी। शून्यता भक्षण ज्वाला आगे बढ़ी। जिस क्षण मोटा दरवाजा काली ज्वाला के संपर्क में आया, वह स्पष्ट रूप से भस्म होने लगा। कुछ ही समय में जियोयान के सामने एक बड़ा छेद दिखाई दिया। जियोयान खजाने में चला गया और 3 मीटर मोटे दरवाजे को देखा, जो शून्यता भक्षण ज्वाला को कुछ सेकंड के लिए भी नहीं झेल सकता था। वह सोचने लगा, अगर माओ वो और भी बड़ा हो जाए तो शायद ये सीधे अंतरिक्ष को ही भस्म कर देगा। एक डू पूर्वज अंतरिक्ष से संबंधित कुछ तकनीकों का उपयोग कर सकता था, लेकिन केवल एक डू आदरणीय ही इसे सही मायने में नियंत्रित कर सकता था। हालांकि निहिलिटी भक्षण ज्वाला सहज रूप से ऐसा करने में सक्षम थी। टस्क, ये वास्तव में एक जादुई जानवर जनजाति के खजाने होने के योग्य है। जियोयान ने अपने सामने सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर को देखते हुए बड़बड़ाया। हथियार, जादुई जानवर की हड्डियां, गोली बनाने की विधियां, क्यूई विधियां, डू तकनीक, स्क्रॉल, अलमारियां इनसे भरी हुई थीं। हालांकि एक किमियागर के रूप में इनमें से कोई भी चीज़ जियोयान के लिए कोई आकर्षण नहीं रखती थी। उसकी आंखें केवल कीमती औषधीय अवयवों पर टिकी थीं।
अच्छा लड़का। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का उपयोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा ने भी किसी को उसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। सैंड धतूरा, इसे भी ले लो। रैंक 5 जादुई जानवरों से राक्षस कोर और उनमें से बहुत सारे। जियाओ यान चावल के जार में एक चूहे की तरह खजाने की गहराई में भाग गया। एक जनजाति के खजाने में बस बहुत सारी औषधीय सामग्री थी। वह जानता था कि उसका समय सीमित था, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में लेने का लक्ष्य नहीं बनाया, केवल सबसे मूल्यवान वस्तुएं। वे आ रहे थे। क्या अफसोस है कि मैंने केवल 1/3 लिया। जियाओ यान के चेहरे पर पछतावा था। उसने महसूस किया कि बड़ी संख्या में सांप लोग इस ओर बढ़ रहे थे और उसने अपनी शून्य सोने सिक्के की खरीदारी जारी रखने का विचार छोड़ दिया। वह तेजी से खजाने से बाहर निकल गया। हालांकि वह तिहाई भी किसी भी 5 स्तरीय कीमियागर को ईर्ष्या से पागल करने के लिए पर्याप्त था। वह यहाँ केवल रास्ते में खरीदारी करने आया था। उसका असली लक्ष्य खजाने में औषधीय सामग्री नहीं था, बल्कि रानी मेडुसा के कक्ष में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम था। अब जब चीजें इतनी अव्यवस्थित हैं, तो मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आप विकसित होने के लिए स्वर्गीय ज्वाला को निगलने की कोशिश नहीं करेंगे। जियाओ यान की आंखों में एक चमक चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। उसने अपने हाथ में 10,000 जानवरों की ज्वाला को देखा। रानी मेडुसा काफी चतुर थी। उसने स्वर्गीय ज्वाला को 4 आभाओं में विभाजित किया था और उन्हें 4 अलग अलग स्थानों पर रखा था। आध्यात्मिक धारणा को भी धोखा दिया जा सकता था। हालांकि उसके पास एक असली स्वर्गीय ज्वाला थी। स्वर्गीय ज्वालाओं का स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध था। अपनी खुद की स्वर्गीय ज्वाला के साथ वह आसानी से पता लगा सकता था कि असली ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला कहाँ है। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला के बिना भी जियाओ यान असली ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला के स्थान का अनुमान लगा सकता था। रानी मेडुसा के व्यक्तित्व को देखते हुए वह संभवतः ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला जैसी महत्वपूर्ण चीज को किसी और को कैसे सौंप सकती थी। ये केवल उसके अपने कक्ष में ही हो सकता था। जियाओ यान सीधे आगे की ओर उड़ गया। रास्ते में उसे मिले डू ग्रैंडमास्टर गार्ड उसके एक भी घूंसे का सामना नहीं कर सके। यहाँ तक कि जब वह डू स्पिरिट क्षेत्र में मेडुसा स्नैक गार्ड से टकराया, तब भी जियाओ यान 10,000 जानवरों की लौ के साथ फूट रहा था, फिर भी उसका पलड़ा भारी था। वह एक के बाद एक बाधाओं को तोड़ता रहा, पवित्र शहर में महल के चारों ओर लगभग 10 मिनट तक दौड़ता रहा, इससे पहले कि उसकी दृष्टि अचानक खुलती। उसकी आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर कक्ष दिखाई दिया। केंद्र में एक छोटी, साफ झील थी, जो लहरदार पानी के बीच एक द्वीप की तरह चमक रही थी। चारों ओर सुंदर पौधे लगे हुए थे, जो एक शांत वातावरण बना रहे थे। कक्ष के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर एक बैंगनी सांप की पूंछ हैंक रही थी। वह रानी मेडुसा है। इस समय रानी मेडुसा ने एक शानदार और महंगी बैंगनी रेशमी नाइटगाउन पहन रखी थी जो उसके सुंदर और नाजुक शरीर से चिपकी हुई थी। पारदर्शी नाइटगाउन के नीचे, जिसमें त्वचा की झलक दिखाई दे रही थी, एक पूर्ण और विस्फोटक सुडौल शरीर था जो एक मोहक प्रलोभन को प्रकट कर रहा था। बैंगनी नाइटगाउन के नीचे उसकी बैंगनी सांप की पूंछ का एक भाग दिखाई दे रहा था, जो आलसी ढंग से हिल रहा था और एक जंगली और विदेशी आकर्षण को प्रकट कर रहा था। वह एक ऐसी अद्भुत महिला थी जो पुरुषों को पागल कर सकती थी, एक ऐसी घातक महिला जिसे कोई भी पुरुष पहली नज़र में गले लगाना और अपने पास रखना चाहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि रानी मेडुसा की सुंदरता कई साम्राज्यों में प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में योग्य है। जियाओ यान की एक नज़र ही उसकी कल्पना को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि रानी मेडुसा की सुंदरता कितनी लुभावनी थी। खास तौर पर जिस तरह से वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी सांप की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। यह असहनीय इच्छा से किसी के दिल में खुजली पैदा कर देता था। यहाँ तक कि जियाओ यान भी आश्चर्य में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। वह बस बहुत ही आकर्षक थी। वह मोहक चेहरा और शैतानी आकृति, ये निश्चित रूप से हर आदमी के दिल में सपनों की प्रेमिका थी। वर्तमान रानी मेडुसा छाया से झांकती हुई जियाओ यान से बेखबर लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें एक हरे रंग की लौ पर टिकी हुई थीं और प्रकाश के प्रतिबिंब में उसकी लाल पुतलियां लौ की लयबद्ध गति के साथ टिमटिमा रही थीं। जियाओ यान ने अपने दिल में दूसरे विचारों को दबा दिया। उसके जैसे दृढ़ निश्चयी आदमी के लिए एक स्वर्गीय लौ किसी भी सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यह अब आधे साल से घसीट रहा है। अब समय आ गया है, मेडुसा ने सोचा। उसकी सुस्त आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थीं। वर्तमान में पूरा पवित्र शहर आग की लपटों से भरा हुआ था और पास की मेई स्नैक जनजाति लगातार लड़ाई में लगी हुई थी। युन युन ने पहले ही एक रास्ता साफ कर लिया था और गुहे नकली स्वर्गीय ज्वाला स्थानों में से एक की ओर उड़ रहा था। मेडुसा को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि पवित्र शहर कैसे नष्ट हो रहा था या खजाना लूट लिया गया था, क्योंकि मेडुसा के लिए उसका अस्तित्व पवित्र शहर के अस्तित्व का अर्थ था।
भले ही शहर नष्ट हो जाए, लेकिन इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं होगा। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और एक लहर के साथ ग्रीन लोड्स कोरलॉ धीरे धीरे उसकी हथेली में तैरने लगी। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी। ग्रीन लोड्स कोरलॉ को लेकर वह अपने बगल में एक विशाल स्नानघर की ओर चली गई। स्नानघर क्रिस्टल क्लियर तरल से भरा हुआ था। सतह के ऊपर सफ़ेद धुंध के झोंके घूम रहे थे। बहुत दूर से भी जियो यान उसमें से निकलने वाली अत्यधिक ठंड को महसूस कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि हुन लाओ गुई ने कहा कि आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन बोतल में नहीं बेचा जाता है, इससे पूरा बाथटब भर जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हॉल ऑफ सोल्स के लोगों ने आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन को देखा। इसने यहाँ एक छोटे से पूल को भर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि जब तक कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर की ताकत तक पहुँच जाता है, तब तक वह इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह कोई बहुत कीमती वस्तु नहीं थी। रानी मेडुसा बाथटब के किनारे चली गई और एक पल के लिए विचार करने लगी। उसने हल्के से अपने लाल होंठों को काटा जैसे कि कोई निर्णय ले रही हो। उसके जैद जैसे हाथों ने धीरे धीरे उसके नाइट गाउन के बटन खोले और एक पल में एक निर्दोष स्वर्ग निर्मित शरीर हवा के सामने आ गया। खासकर वह कमर, एक पतली विलो जैसी कमर जो ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता है। ये पतली दिखाई दे रही थी, फिर भी उसमें कोमलता का भाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग अक्सर कहते थे कि उसका चेहरा एक देवदूत का, शरीर एक शैतान का और कमर एक सांप की थी। ये वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इस आकर्षक दृश्य को देखकर जियाओ यान का खून खौल उठा। उसे एक मीठी खुशबू की भी गंध आई। मेडुसा में स्वाभाविक रूप से एक मोहक खुशबू थी, एक शारीरिक खुशबू जो निस्संदेह मादक थी। उसने अपनी जीभ को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल आया, ताकि उसके दिल में इच्छा की ज्वाला शांत हो जाए। वह ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। वह इस तरह के मामलों को, इस महत्वपूर्ण क्षण को बर्बाद नहीं करने दे सकता था। रानी मेडुसा के गले से एक तीखी तीखी फुफकार निकली। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के पूल में खड़े उसके शरीर से एक चमकदार, शक्तिशाली रोशनी निकल रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ कक्ष की छत टूट गई, जिसके बाद 100 फीट से अधिक लंबा एक शांत बैंगनी ज्वाला सर्प प्रकट हुआ और हवा में मंडरा गया। मेई स्नैक जनजाति के लोग भी विशाल सर्प की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। युन युन ने विशाल सर्प की आकृति और स्वर्गीय ज्वाला की आभा को देखा। उसने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि वह अपना विकास शुरू करने वाली है। अरे इंसानों, एक बार महारानी सफलतापूर्वक विकसित हो जाएंगी तो तुम सब मर जाओगे। युमेई ने अपने घाव को पकड़ते हुए गुस्से से दहाड़ लगाए। युन युन ने ठंडे स्वर में उपहास किया और युमेई की ओर देखा। अगर वह विफल हो जाती है तो तुम्हारी सर्प पीपल जनजाति विनाश का सामना करेगी। मेडुसा ने ऊपर आसमान में कुछ बार चक्कर लगाया और फिर एक स्पष्ट, धीमी चीख निकाली। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के हरी लपटों के समूह में सिर के बल कूद गई। विशाल बैंगनी सर्प तुरंत जियाओ यान की गहन निगाहों के नीचे नीचे की ओर उड़ गया। एक पल की भी देरी किए बिना वह उन्मत्त तरीके से ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम में डूब गई। हिस हिस हिस। तुरंत मेडुसा की पीड़ा की तीखी चीखें ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के भीतर से गूंज उठीं। अपने शरीर को शांत करने और अपने भीतर प्राचीन रक्तरेखा को सक्रिय करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना वास्तव में एक चतुर तरीका है। अगर उसने 10,000 जानवरों की ज्वाला या अत्यधिक ठंड के साथ हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला का उपयोग किया होता तो सफलता की दर और भी अधिक होती। मेडुसा को स्वर्गीय ज्वाला में डूबते हुए देखकर अपने शरीर को शांत करने और अपने रक्तरेखा को विकसित करने के लिए सक्रिय करने का इरादा रखते हुए जियोयान ने खुद को अब और नहीं छिपाया और छाया से बाहर निकल आया। एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर, जिसमें उसका मांस, हड्डियां और त्वचा शामिल थी, तुरंत 10,000 जानवरों की ज्वाला से भर गया। उसकी मांसपेशियां सूज गईं और खून से लाल जानवरों की एक जोड़ी पुतली दिखाई दी। 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की भ्रामक आकृति ने उसे घेर लिया और उसकी पीठ से 8 पंख गए। 10,000 जानवरों की ज्वालापूर्ण जानवर परिवर्तन। जियाओयान ने ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के पास कदम से कदम मिलाकर शांति से कहा, सोल रोब के साथ भी आपको हवा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को देखते हुए बहुत पहले ही मेरी उपस्थिति पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आपने मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। आप नहीं सोच सकते थे कि एकमात्र डू ग्रैंड मास्टर मक्खी आपके प्रयास के लायक नहीं थी, है ना? जियाओयान ने मेडुसा के हमला करने पर दूर भागने के लिए एक बैकअप योजना तैयार की थी, लेकिन उसने उससे इतनी घमंडी होने की उम्मीद नहीं की थी। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को रानी मेडुसा ने पहले ही उन्माद में उकसाया था। एक निश्चित सीमा के भीतर आने वाली कोई भी चीज जलकर नष्ट हो जाएगी। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन से भरा छोटा पूल तेजी से वाष्पित हो रहा था, यहां तक कि इसकी ठंडक भी गर्मी का सामना नहीं कर सकी। मुझे तुरंत थप्पड़ मारकर न मारना ही वह चीज़ है जिसका तुम्हें इस जीवन में सबसे ज्यादा अफसोस होगा। जियाओयान ने अपना होठ हटाया, एक युवा और आत्मविश्वासी चेहरा दिखाया। उसके शब्द निकलते ही उसके शरीर से काली लपटों का एक समूह फूट पड़ा।
शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला और 10,000 जानवरों की ज्वाला तुरंत विलीन हो गई, जिससे एक विशेष प्रकार की ज्वाला बन गई जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसने विस्फोटक कदम उठाए और एक जोरदार धमाके के साथ खुद को एक तीर की तरह सीधे उभर हरे कमल कोर ज्वाला में धकेल दिया। जियाओ यान ने रानी मेडुसा से हरे कमल कोर ज्वाला को छीनने की योजना बनाई। भयानक हरी लपटें निकट आ रहे जियाओ यान की ओर झपटी। हालांकि जब हरी लपटें शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला के साथ विलीन हो चुकी लपटों को छूती हैं तो उनमें से एक बड़ा हिस्सा भस्म हो जाता है। शेष हरी लपटों को 10,000 जानवरों की ज्वाला ने अलग कर दिया। जैसे ही वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में घुसा, जियोयान ने देखा कि एक बार 100 फुट लंबा विशाल सर्प पहले से ही जलती हुई लपटों से घटकर मात्र 30 फीट रह गया था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की सार ज्वाला को पहले ही बैंगनी विशाल सर्प ने निगल लिया था। ये तथ्य कि मेडुसा ने सार ज्वाला को निगल लिया था, लपटों को कमजोर कर दिया, जिससे जियोयान को भी हमला करने का मौका मिल गया। हिस हिस हिस, जले हुए और फटे हुए बैंगनी नाग ने जियोयान पर उग्रता से दहाड़ लगाए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि जब उसके पास मौका था तो उसने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मेडुसा ने कभी नहीं सोचा था कि एक ग्रैंड मास्टर वास्तव में उन्मत्त स्वर्गीय ज्वाला में हमला कर सकता है। इससे भी अधिक अकल्पनीय ये था कि जियोयान के पास शून्यता भक्षण ज्वाला और 10,000 जानवरों की ज्वाला दोनों थी। ये पर्याप्त नहीं है, यह आपके पछतावे के लिए पर्याप्त नहीं है। जियोयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में भारी जुबान शासक दिखाई दिया। उसने शासक को घुमाया और इसे सीधे बैंगनी विशाल सर्प के सिर पर मारा। ये प्रहार एक जोरदार धमाके के साथ हुआ, लेकिन भले ही मेडुसा को अपने शरीर के भीतर सार ज्वाला को दबाने की जरूरत थी, फिर भी वह जियोयान से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। जियाओयान ने अपने सामने खड़े विशाल सर्प को देखा। उसकी आकृति उन सर्प आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। जब उसने उन सर्प आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। एक जादुई जानवर का भौतिक शरीर वास्तव में दुर्जेय होता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं हमला करने के लिए सिर्फ डू तकनीक पर निर्भर नहीं हूं, मैं आत्मा कौशल भी जानता हूं। आत्मा प्रभाव, अध्याय 113, सर्प के मुंह से भोजन छीनना। आत्मा प्रभाव, यह जियाओयान का अंतिम तुरुप का पत्ता था। जादुई जानवरों के पास मजबूत शारीरिक शरीर हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं कमजोर थीं। रैंक 6 के जादुई जानवर की आध्यात्मिक शक्ति 6 स्तरीय कीमियागर से बहुत कम थी, जबकि जियाओयान की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही 5 स्तरीय कीमियागर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। आध्यात्मिक शक्ति की एक अजीब लहर मेडुसा की आत्मा की ओर बढ़ी। जियाओयान ने अपना सब कुछ इस आध्यात्मिक हमले में लगा दिया था। आत्मा प्रभाव की टक्कर इतनी तीव्र थी कि जियाओयान को खुद चक्कर आने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे टक्कर ने उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया हो। हिस हिस हिस, मेडुसा ने भयंकर दहाड़ लगाए। वह कैसे सोच सकती थी कि इस सन की जियाओयान के पास न केवल एक स्वर्गीय ज्वाला थी, बल्कि वह एक लंबे समय से खोई हुई आत्मा कौशल भी जानता था। भले ही सोल इम्पैक्ट सिर्फ सबसे बुनियादी सोल स्किल था, एकमात्र हाई हुआन क्लास जिसे हॉल ऑफ सोल्स में अल्पविकसित और बेकार माना जाता था, लेकिन इसका एक फायदा था, इसकी प्रभाव शक्ति सिर्फ उपयोगकर्ता की आत्मा की शक्ति पर निर्भर करती थी, न कि कौशल में प्रवीणता पर। अभी मेडुसा को लगा जैसे जियाओयान ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया है और वह उस पर नियंत्रण खो रही है। मेडुसा ने अपने दांत पीस लिए और अपनी डू क्यूई को प्रसारित किया, जिससे वह खुद को जगा पाए। उसकी आत्मा एक पल में उसके शरीर में वापस आ गई। हालांकि जियाओयान के सोल इम्पैक्ट ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की दबी हुई एसेंस फ्लेम को एक बार फिर से प्रस्फुटित कर दिया। जियाओयान इस पल का इंतजार कर रही थी। मेडुसा के विकसित होने के लिए उसे अपने रक्तरेखा को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करना पड़ा, अपने शरीर, मांस, हड्डियों को जलाना पड़ा और यहां तक कि विकास पूरा होने से पहले उसकी आत्मा को भी स्वर्गीय ज्वाला के शोधन से गुजरना पड़ा। हिस, बैंगनी रंग का विशाल सर्प अचानक अपनी पूंछ से हमला करता है। एक जोरदार धमाका हुआ जैसे ही जियोयान ने जल्दबाजी में भारी जुबान रूलर का इस्तेमाल करके उसे रोका। रूलर से एक भयानक शक्ति संचारित हुई। जियोयान को टेनिस बॉल की तरह उड़ा दिया गया, पूंछ से जमीन पर पटक दिया गया। मेडुसा की कई हड्डियां और मांस पहले ही ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम द्वारा जला दिए गए थे और उसे अभी भी अपने शरीर के भीतर इसे दबाने की जरूरत थी। हालांकि वह अभी भी एक छोटी डू सम्राट थी। भारी रूप से घायल होने के बावजूद उसका उग्र प्रहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे जियोयान झेल सकता था। एक खटपट के साथ जियोयान ने मलबे को दूर धकेल दिया, उसके माथे से खून बह रहा था। अगर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम उसे जला नहीं रही होती तो शायद वह प्रहार मुझे सीधे मार देता। जियोयान ने दांत पीसते हुए मुस्कुराया। ये देखकर कि जियोयान उसके प्रहार से बच गया है, मेडुसा की नागिन आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। भले ही वह बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन वह पिछला वार किसी भी डू ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। आत्मा प्रभाव, एक उग्र दहाड़ के साथ जियाओयान ने आध्यात्मिक शक्ति का एक और उछाल छोड़ा और दो आत्माएं एक बार फिर हिंसक रूप से टकरा गईं। पू,
उसने मुंह भर खून थूका। 2 लगातार आत्मा प्रभाव हमले मेडुसा का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि ज़ियाओयान खुद भी इसका सामना नहीं कर सका। उसे लगा कि उसकी आत्मा खत्म होने के कगार पर है, वह अभी भी इसे दबा सकती है। ये रानी मेडुसा बहुत शक्तिशाली है। करीब से देखने पर मेडुसा पीड़ा की चीखें निकाल रही थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम अभी भी दबा हुआ था और फटा नहीं था। इसने उसे पूरी तरह से जलाकर राख नहीं किया था। मेडुसा के पास खुद एक ठंडी यिन विशेषता थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को छीनने का ज़ियाओयान का एकमात्र तरीका मेडुसा को खुद को इसे जलाना था। बैंगनी रंग का सांप जो मेडुसा था, अपनी सांप जैसी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसा कि ज़ियाओयान ने कहा था, वह इस समय बहुत पछतावे से भरी हुई थी। उसने वास्तव में महसूस किया था कि कोई महल में घुसपैठ कर रहा है। हालांकि चूंकि ज़ियाओयान के पास केवल 2 ग्रैंड मास्टर की ताकत थी, इसलिए उसने अपनी हिफाजत कम कर दी थी। इसके अलावा गुहे द्वारा उत्पन्न अशांति और ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को निगलने के निर्णय ने उसके पास उससे निपटने का कोई समय नहीं छोड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा 2 ग्रैंड मास्टर इतनी परेशानी लाएगा। रानी मेडुसा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो उसने किसी बात पर मन बना लिया हो। धमाका! अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी। बाहर गुहे ने जल्दी से अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। जब उसने काले बादलों को इकट्ठा होते देखा और धीरे धीरे रात के घने आसमान को ढकते देखा, तो उसका हाव भाव थोड़ा बदल गया। क्या यह एक प्राकृतिक घटना है? गुहे स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक कीमियागर के रूप में इसका क्या मतलब है। एक 6 स्तरीय औषधीय गोली एक प्राकृतिक घटना का कारण बन सकती है, और एक उच्च श्रेणी की 7 स्तरीय औषधीय गोली पिल लाइटनिंग को भी आकर्षित कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेडुसा ने अपनी वंशावली को पूरी तरह से विकसित करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने की योजना बनाई थी। गड़गड़ाहट! काले बादलों के भीतर से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंजी, और चांदी की बिजली चांदी के सांपों की तरह पागलों की तरह इधर उधर भागी। ज़ियाओयान ने ऊपर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, अपने विकास को पूरा करने और इस प्रक्रिया में मुझे मारने के लिए बिजली के संकट को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। उसने 4थी श्रेणी की औषधीय गोली निगल ली और उसके शरीर पर लगी चोटें ठीक हो गईं। विलीन स्वर्गीय ज्वाला उसके शरीर से ऐसे बाहर निकली जैसे कल नहीं था, उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया। ज़ियाओयान जानता था कि यह निर्णायक क्षण था। अगर मेडुसा बिजली के संकट को आकर्षित करने में सफल हो जाती और वह मारा जाता, तो वह व्यर्थ मर जाता। लेकिन अगर उसकी आत्मा के प्रभाव ने मेडुसा के विकास को बाधित किया, तो वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम द्वारा जलकर मर जाएगी और उसे एक स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त होगी। किसी न किसी तरह परिणाम अब तय हो जाएगा। हवा में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजी, और एक पल के लिए आकाश एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। बादलों से एक विशाल चांदी की बिजली की बोल्ट नीचे गिरी और ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम से टकराए। धमाका! बिजली फट गई। बैंगनी विशाल सर्प के शरीर में अनगिनत विद्युत चाप ड्रिल किए गए। शरीर जो पहले से ही 20 या 30 फीट तक जल चुका था, तेजी से काला हो गया और यहाँ तक कि उड़ती हुई राख में बिखरने लगा। हालांकि मेडुसा बिजली के संकट का प्राथमिक लक्ष्य था, लेकिन ज़ियाओयान भी प्रभावित हुआ। बिजली का एक हिस्सा उसकी ओर फटा। शून्यता भक्षण ज्वाला! बिजली के संकट को भस्म करो। वूश! विलीन स्वर्गीय ज्वाला बाहर निकली, एक ब्लैक होल जैसा भंवर बना जिसने बिजली के संकट को भस्म कर दिया ताकि उसे ढाल सके। ये वह अवसर था जिसका ज़ियाओयान को इंतजार था। उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा। खून के स्वाद और चुभने वाले दर्द ने उसके दिमाग को झकझोर दिया। आत्मा प्रभाव! पू! इस प्रहार से उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसका पूरा दिमाग बेतहाशा घूमने लगा। हिस हिस हिस! एक सांप की करुण चीख उसके कानों तक पहुंची। धमाका! लगभग उसी समय ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला फूट पड़ी। भयानक हरी लपटें और बुलाई गई बिजली आपस में टकराईं, जिससे एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ। इस टक्कर की विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी। बिजली के क्लेश और स्वर्गीय ज्वाला के बीच टकराव से उत्पन्न भारी प्रभाव ने तुरंत पूरे कक्ष को नष्ट कर दिया। अंदर का सारा फर्नीचर और सजावट उड़ती हुई राख में बदल गई। कितनी भयानक ऊर्जा! इस भयानक ऊर्जा से उत्पन्न शॉकवेव ने एक ज्वलंत अवरोध बनाया जिसने पूरे कक्ष को घेर लिया, जिससे गुहे एक डुकिंग भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गुहे इस बात से अनजान था कि इस ज्वलंत अवरोध के भीतर एक आकृति ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की सार ज्वाला की ओर भाग रही थी। ज़ियाओयान ने 4 स्तरीय औषधीय गोलियों की एक बोतल निकाली और उन्हें अपने मुंह में ऐसे डाला जैसे वे मुफ्त हों। ये सभी उसने पहले से तैयार किए थे, जिसमें डुक्यूई को बहाल करने, आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने और चोटों को ठीक करने की गोलियां शामिल थीं। बहुत भयानक! अगर मेडुसा ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को निगलकर उसकी अधिकांश शक्ति को दबा नहीं दिया होता, तो वह मुझे सीधे जलाकर मार देती। ज़ियाओयान का शरीर बुरी तरह जल गया था, उसकी त्वचा का 1 इंच भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था।
उसका सिर इतना धड़क रहा था कि वह मुश्किल से सीधा चल पा रहा था। यदि 10,000 जानवरों की ज्वाला उसके शरीर को कठोर न कर रही होती, तो उसका अनुमान था कि वह मेडुसा की तरह उड़ती हुई राख में बदल जाता। जियोयान ने अपना सिर थपथपाया। वह अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग करके ग्रीन लोड्स कोर ज्वाला के स्थान की जांच करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसने बहुत बार सोल इम्पैक्ट का उपयोग किया था और उसकी आत्मा विलुप्त होने के कगार पर थी। माओवो, मुझे एसेंस फ्लेम खोजने में मदद करो। खाली जगह विकृत हो गई और माओवो बाहर कूद गया, जियोयान के कंधे पर उतरा। रुको, तुम अपने मुंह में क्या पकड़े हुए हो? अध्याय 114, फिसल जाना। जियाओयान ने करीब से देखा और पाया कि माओवो अपने मुंह में एक पतला, लंबा प्राणी पकड़े हुए था। सांप, तुम्हें वह कहाँ से मिला? जियाओयान दंग रह गया। मैंने तुमसे स्वर्गीय ज्वाला खोजने के लिए कहा था, तुम वापस क्या लेकर आए? माओवो के मुंह में लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा, पतला सांप था। छोटा सा सांप महीन, 7 रंग के शल्कों से ढका हुआ था और उसकी हल्की बैंगनी रंग की आंखें एक अजीब और भयानक एहसास दे रही थीं। जो सबसे अलग था वह उसके शरीर से निकलने वाली असामान्य, मीठी खुशबू थी, जिसने जियाओयान को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले इस मीठी खुशबू को सूंघा था। NOWELL-BE-IN.C ओम। छोटा सांप खास तौर पर भयंकर नहीं लग रहा था, इसके बजाय यह अत्यधिक सुंदर था। ऐसा प्यारा प्राणी संभवतः कई महिलाओं को सांपों के प्रति उनके डर और नापसंदगी को भुला सकता है। हालांकि जियाओयान जानता था कि यह 7 रंगों वाला छोटा सा सांप संभवतः रानी मेडुसा था। उसने बुदबुदाया, 7 रंगों वाला शरीर, थोड़ी बैंगनी आंखें, सुगंधित खुशबू। ये दुर्लभ जादुई जानवरों में दर्ज 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर जैसा लगता है। क्या ये हो सकता है कि रानी मेडुसा का तथाकथित विकास वास्तव में उसकी आत्मा को विकसित करने और उसे पूरी तरह से नए शरीर में संघनित करने के बारे में था? जादुई जानवरों की आत्माएं मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमजोर थीं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल जादुई जानवरों को केवल मानव साधना प्रतिभा प्रदान कर सकती थी, लेकिन यह उनकी आत्माओं को मजबूत नहीं करेगी। जियाओयान ने कभी नहीं सोचा था कि रानी मेडुसा द्वारा स्वर्गीय ज्वाला उधार लेकर विकसित होने के परिणामस्वरूप उसकी आत्मा विकसित होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा इस 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ कोई अजीब संबंध है? उसे सबसे ज्यादा उलझन इस बात से हुई कि उसे वास्तव में लगा कि उसका इस 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ कोई संबंध है, जैसे कि वह उसका अवतार हो। मैंने गलती से रानी मेडुसा को उसके विकास के लिए स्थितियां प्राप्त करने और उसकी आत्मा को मजबूत करने में मदद नहीं की, है न? जियाओयान ने इस पतले छोटे सांप को देखा। शायद विकास प्रक्रिया में किसी त्रुटि के कारण उसके सामने 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर बहुत कमजोर था। वर्तमान में उसके पास केवल रैंक 3 जादुई जानवर की ताकत थी। नहीं, उसे अपने आसपास रखना उपयोगी हो सकता है। अगर किंगलिन अपने ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स का उपयोग कर सकती है, तो क्या इससे वह रानी मेडुसा को नियंत्रित नहीं कर पाएगी? जियाओयान का दिल कांप उठा जब उसे किंगलिन के पास मौजूद ZZZ ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स याद आए। यह एक अनोखी संरचना थी जो सांप प्रकार के जीवों को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि किंगलिन 7 रंग के स्वर्ग निगलने वाले अजगर को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये कोशिश करने लायक था। अपनी उंगली के एक झटके से जियाओयान ने अपने स्टोरेज रिंग से हरे रंग का लोड्स प्लेटफॉर्म निकाला। तुरंत एक हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे अंदर से उठी और उसके सामने मंडरा गई। उस हरे प्रकाश के अंदर हरे रंग का कमल मंच था जो कला के एक काम की तरह लग रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था और एक फीकी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। जिस क्षण हरे रंग का कमल मंच दिखाई दिया, अग्नि अवरोध के एक कोने में छिपी हुई हरे कमल कोर लौ की सार लौ अपने आप ही ऊपर तैरने लगी। फीकी हरी रोशनी का एक चक्र उससे बाहर की ओर फैल गया और चुपचाप हरे कमल कोर लौ को घेर लिया। माओवो, उस सांप को भी अंदर डाल दो। सार लौ के बिना अग्नि अवरोध गायब होने वाला है। हमें भागने की जरूरत है। जियोयान ने माओवो को निर्देश दिया। O=known= म्याओ। माओवो ने 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को एक झटके से हरे कमल मंच में फेंक दिया। शायद इसलिए कि रानी मेडुसा ने हरे कमल कोर लौ की मदद से सफलतापूर्वक विकास किया था, इसने हमला नहीं किया और धीरे धीरे कमल कोर में वापस आ गया। तुरंत वह पहले से खाली कमल कोर स्थिति एक भयानक हरे रंग की लौ उत्सर्जित करने लगी। ग्रीन लोड्स कोर लौ की पुनर्प्राप्ति जियाओयान की अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से हुई। जब उसने ग्रीन लोड्स कोर लौ को ग्रीन कलर के लोड्स प्लेटफॉर्म में समाते देखा तो वह खुशी से झूम उठा। अपना सिर उठाकर उसने देखा कि ग्रीन लोड्स कोर लौ द्वारा बनाई गई आग की दीवार फीकी पड़ने लगी है। वह बूहे को भी बाहर बाघ की तरह अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए देख सकता था। जियाओयान ने अभी तक ग्रीन लोड्स कोर लौ को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया था। जब वह बूहे और अन्य लोगों से बचकर भागा, तभी उसे वास्तव में उसका माना जा सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा।
अपनी डूक्यूई को ठीक करने के लिए औषधीय गोलियों पर भरोसा करते हुए उसने बैंगनी बादल के पंखों को विलीन स्वर्गीय ज्वाला से ढक दिया और धमाके के साथ बाहर निकल गया। कमल के मंच को गले लगाते हुए जियाओ यान के भागने के दूसरे ही पल ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम की बाधा पूरी तरह से गायब हो गई, अंत में आकाश में बिखरी हुई रोशनी के छींटों में बदल गई। एक लंबी आग की लपट क्षितिज को चीरती हुई चली गई जब जियाओ यान अपनी पूरी ताकत से पवित्र शहर के बाहरी इलाके की ओर पागलों की तरह भागा। गुहे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। दूर के आकाश में एक काले वस्त्र पहने एक आकृति हरे कमल के मंच को पकड़े हुए बेतहाशा भाग रही थी, और उस हरे कमल के मंच पर एक भयानक हरी लौ लगातार जल रही थी। स्वर्गीय ज्वाला। गुहे ने एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय ज्वाला पर नजर डालने से पहले ही उसने किसी और के लिए शादी की पोशाक बना ली थी। वह इतना क्रोधित था कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया और वह चिल्लाया, अरे कमीने, उसका पीछा करो। गुहे का शरीर डूक्यूई से भर गया और उसकी पीठ पर डूक्यूई के पंख जोर से फड़फड़ाने लगे। उसने जियाओ यान का पीछा किया। जियाओ यान, जिसने औषधीय गोलियों से कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, उसने भी महसूस किया कि यह 6 स्तरीय कीमियागर गुहे लगातार पीछे से उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और तेज दर्द ने उसके दिमाग को झकझोर दिया। उसके शरीर के भीतर डूक्यूई फिर से बेतहाशा घूमने लगा क्योंकि उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने बैंगनी बादल के पंखों को घेर लिया। विलीन स्वर्गीय ज्वाला और उसकी अंतिम अवस्था की नश्वर अवस्था आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओ यान की गति डुकिंग क्षेत्र में गुहे की तुलना में बहुत धीमी नहीं थी। वह थोड़ा आगे निकलने में भी कामयाब रहा। अरे, जियामा साम्राज्य में इतना शक्तिशाली डुकिंग कब दिखाई दिया? गुहे ने अत्यधिक क्रोध में शाप दिया क्योंकि उसने काले वस्त्र पहने आदमी को और दूर जाते देखा। स्वर्गीय ज्वाला स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने थी। जियो यान ने महसूस किया कि उसकी डूक्यूई विलेज स्वर्गीय ज्वाला को बनाए रखने से लगभग समाप्त हो गई थी और उसे पता था कि गुहे अभी भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। वह मन ही मन चिल्लाया, माओ वो, उस पर हमला करो। माओ वो शून्य में प्रकट हुआ और एक काली खोपड़ी ने तुरंत खाली जगह को विकृत कर दिया। खोपड़ी ने कोरफायर लोड सीड द्वारा उत्पादित एक हरे रंग की ज्वाला को उगल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ माओवू के नियंत्रण में खोपड़ी ने लगातार पीछा कर रहे गुहे पर सीधा वार किया। वह भूतिया चीज क्या है? राक्षसी नीली ज्वाला, गुहे चिल्लाया क्योंकि ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम का एक हिस्सा ले जाने वाली भयानक खोपड़ी पलट गई। एक पीली नीली ज्वाला अचानक उसके सामने प्रकट हुई। अपने हाथ की एक लहर के साथ नीली लौ माओवू द्वारा संघनित खोपड़ी की ओर एक विशाल विस्तार की तरह चली गई। नीली और हरी लपटें एक साथ फट गईं। हालांकि गुहे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट ने उसका पीछा करना रोक दिया। वूश! हवा के फटने की आवाज के साथ एक काली आकृति ने तुरंत गुहे को पीछे छोड़ दिया। इसकी गति वास्तव में उसकी तुलना में कई गुना अधिक थी। बाकी को मेरे पास छोड़ दो। तुम लोग अलग हो जाओ और भाग जाओ। चलो मो सिटी में फिर से इकट्ठा होते हैं। काले वस्त्र पहने आकृति की आवाज गुहे के कानों तक पहुंची। जब गुहे ने देखा कि यून यून आगे बढ़ रहा है तो उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर 3 सितारा पवन विशेषता वाला डू सम्राट भी उसे पकड़ नहीं सका तो संभवतः पूरे जियामा साम्राज्य में कोई भी नहीं पकड़ सकता। जियाओ यान को पता था कि यह यून यून ही होगा जो उसे पकड़ रहा होगा जब उसने पीछे से एक मजबूत दबाव महसूस किया। अपने दांत पीसते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कोरफायर लोड सीड निकाला और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। जैसे ही बीज उसके मुंह में गया, हरी लौ ऊर्जा की एक लहर उसके मेरिडियन में भर गई, जिससे उसे बहुत अधिक मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा मिली। बैंगनी बादल के पंख तुरंत एक हरे प्रकाश के साथ फट गए और उसकी गति एक और पायदान बढ़ गई। भले ही कोरफायर लोड सीड का सीधा सेवन उसे जबरदस्त ऊर्जा बढ़ावा देने में सक्षम था, लेकिन मानव शरीर एक मशीन नहीं था। ऊर्जा को डू क्यूई में बदलने के लिए क्यूई विधि का उपयोग किए बिना उसके टैंडन और वाहिकाएं निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सकती थीं। ये गति पहले से ही एक डू सम्राट के बराबर है। यून यून की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। हालांकि वह दूसरे पक्ष की ताकत को महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके अनुभव के आधार पर दूसरे पक्ष की ताकत डुकिंग क्षेत्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्याय 115 संबंधों पर भरोसा। शांत रेगिस्तानी रात में एक काली आकृति परिदृश्य में चमकी। काली आकृति के अत्यधिक गति से गुजरने के कुछ सेकंड बाद अचानक एक तेज ध्वनि की ध्वनि गूंजी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जियाओ यान की गति पहले ही ध्वनि की गति से आगे निकल चुकी थी। जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, एक और काली आकृति उसके पीछे पीछे चली आई। यह आकृति हवा में तैरते हुए विलो के पत्ते की तरह चमकी, गति और लालित्य को सहजता से मिलाते हुए। यून यून एक कुलीन पवन विशेषता डू सम्राट होने के योग्य थी। वह धीरे धीरे अपने और जियाओ यान के बीच की दूरी कम कर रही थी, यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत लगाए बिना भी। शिट, यून यून, तुमने एमेथिस्ट विंग लान किंग से लड़ते समय इतना प्रयास नहीं किया था। तुम अब मेरा इतनी बेरहमी से पीछा क्यों कर रही हो? जियाओ यान ने मन ही मन कहा।
अचानक युन युन की स्पष्ट आवाज़ उसके दिमाग में घूम गई, सर, स्वर्गीय ज्वाला आपकी नहीं है। यदि आप इस मूर्खता में लगे रहते हैं तो मुझे कार्रवाई करने के लिए दोष न दें। जियाओ यान ने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि युन युन पहले से ही अपनी पतली तलवार को पकड़ रही थी। वह ये नहीं भूला था कि यह वही तलवार थी जिसने नीलम पंख वाले शेर राजा के पेट को चीर दिया था, जिससे हड्डी तक दिखाई देने वाला घाव हो गया था। एक भनभनाहट के साथ युन युन के हाथ में पतली तलवार के चारों ओर हवा का एक भंवर संघनित हो गया, क्योंकि उसने कुछ ही दूरी पर जियाओ यान को पकड़ लिया, हमला करने की तैयारी कर रही थी। बंद होने के दबाव में जियाओ यान की खोपड़ी सुन्न हो गई। वह अपनी गति को और नहीं बढ़ा सका। जल्दी में उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और उसे अपने पीछे फेंक दिया। युन युन की भौं थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने देखा कि वस्तु उसकी ओर उड़ रही है। अपनी उंगली के एक झटके से एक हल्की हवा आने वाली वस्तु को लुढ़का देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है। युन युन का दिमाग उस समय चौंक गया जब उसने देखा कि यह क्या है। यह एक स्क्रॉल था और इस पर विस्फोट करने वाले कदम शब्द लिखे थे। विस्फोट करने वाले कदम चपलता प्रकार की तकनीक को बहुत कीमती नहीं माना जाता था। ये केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कॉपी किया गया संस्करण था, अस्तित्व में एकमात्र नहीं। हालांकि युन युन ने इससे कई चीजें समझीं। याओ यान, ये वही है। युन युन निश्चित रूप से एक दिन पहले यूमेई द्वारा जियाओ यान को पकड़े जाने को नहीं भूली थी। उसने सोचा था कि जियाओ यान संयोग से पकड़ा गया था और पहले ही भाग गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान पकड़ा ही नहीं गया था। उसने जानबूझकर खुद को पकड़े जाने दिया था। मैं स्नैक जनजाति में घुसपैठ करने की योजना बना रहा था। ये तीसरा पक्ष स्पष्ट रूप से जियाओ यान था। नोव एल बीक जानना। जियाओ यान अपनी बुद्धि के अंत में था। उसकी मेरिडियन अब कोरफायर लोड सीड की शक्ति का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे जल्द से जल्द इसे डूक्यू में बदलने के लिए फ्लेम मंत्र को रोकना और प्रसारित करना था। वह अब केवल कनेक्शन पर भरोसा कर सकता था। उम्मीद कर रहा था कि युन युन उसे अपने परिचित की खातिर जाने देगा। युन युन की अभिव्यक्ति बदल गई। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने अपनी पतली तलवार को दूर रखा और उसका पीछा करना बंद कर दिया। जियाओ यान को क्षितिज में गायब होते देखा। हवा का एक झोंका आया जिसने काले लबादे के हुड को ऊपर उठा दिया, जिससे वह सुंदर, शांत, गोरा चेहरा सामने आ गया जो उग्र रेत के तूफान के बीच आश्चर्यजनक रूप से अलग दिख रहा था। वह वास्तव में बहुत मजबूत हो गया है, वास्तव में गूहे के हाथों से भागने में कामयाब रहा है। ये याद करते हुए कि गूहे को जियाओ यान ने कैसे नाकाम कर दिया था, युन युन किसी कारण से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि युन युन अब उसका पीछा नहीं कर रहा था, जियाओ यान अब और नहीं टिक सका और सीधे पीली रेत में जा गिरा। वह जल्दी से कमल के मंच पर बैठ गया और तेजी से ज्वाला मंत्र का प्रसार किया। कोरफायर लोड सीड से भयानक ऊर्जा ने पहले ही उसके शरीर के भीतर मेरिडियन को बुरी तरह से जला दिया था। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो यह उसके अंगों तक फैल सकता था। आधे घंटे तक ज्वाला मंत्र का प्रसार करने के बाद जियोयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने शेष कोरफायर लोड सीड ऊर्जा का एक हिस्सा माओ वू को दे दिया, जबकि ज्वाला मंत्र ने दूसरे हिस्से को डुक्यूई में बदल दिया। वह जमीन से एक्सप्लोडिंग स्टेप स्क्रॉल उठाने के लिए नीचे झुका। जब वह अपनी क्यूई विधि का प्रसार कर रहा था तब युन युन आ गई थी, लेकिन उसने कमल मंच नहीं लिया था। उसने जाने से पहले केवल स्क्रॉल छोड़ा था। काश मैंने अपने तुच्छ मन से एक नेक दिल का फैसला कर लिया। जियाओयान ने धीरे से कमल के मंच को खोला, जिसके अंदर न केवल ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम छिपा था बल्कि माओवू भी छिपा था। अगर कोई उसका कमल का मंच ले लेता तो माओवू ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की सार ज्वाला को खोलते ही विस्फोट कर दिया होता। यह जियाओयान की बैकअप योजना थी। अगर गूहे को कमल का मंच मिल भी जाता तो ये बेकार होता और वह अपने जाल में फंसकर मारा भी जा सकता था। बेशक इससे कमल का मंच नष्ट हो जाता और माओवू को भी कुछ नुकसान होता। जियाओयान ने खुद को धूल से साफ किया और धीरे से बुदबुदाया, मैं भविष्य में तुम्हें यह एहसान चुकाने का कोई रास्ता खोज लूंगा। इतना कहकर जियाओयान ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। हरे रंग के कमल के मंच को अपने हाथ में पकड़े हुए वह मुड़ा। उसके पंख थोड़े फड़फड़ा रहे थे और वह तेजी से आसमान में उड़ गया और बिना पीछे देखे उड़ गया। उसे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने की आवश्यकता थी। रेत के टीले पर चकित होकर खड़े होकर युन युन ने जियाओयान की पीछे हटी हुई आकृति को तब तक देखा जब तक कि वह दूरी में एकमात्र बिंदु नहीं बन गई। काफी देर बाद उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पक्ष की किसे आवश्यकता है? ... बीच में कुछ समय तक आराम करने के बाद जियाओयान ने टैगर रेगिस्तान के बाहरी इलाके में पहुंचने से पहले आधे दिन से अधिक समय तक उड़ान भरी। अब उसे एक अत्यंत एकांत वातावरण की आवश्यकता थी जहां उसे कोई परेशान न करे। जियाओयान की दृष्टि में एक बार फिर से हरियाली दिखाई दी।
अपने पंखों के हल्के से फड़फड़ाने के साथ उसकी आकृति काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो सीधे दूरी में एक राजसी पर्वत श्रृंखला की ओर जा रही थी और एक गुफा में गोता लगा रही थी। इस बिंदु पर उसका सोल रोब भी महीन पीली रेत की एक परत से ढका हुआ था और उसके बाल रेत से भरे हुए थे। जियाओ यान ने धीरे से कमल के मंच को एक तरफ रख दिया और क्रॉस लेग बैठ गया। उसने अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए फ्लेम मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक का उपयोग किया। उसने अपनी डू क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने तक पूरे 2 घंटे तक साधना की। ये काम नहीं करेगा। जब मैं शाही राजधानी में पहुंचूंगा तो मुझे हॉल ऑफ सोल से उचित सोल स्किल के लिए विनिमय करना होगा, चाहे कुछ भी हो। ये सोल इम्पैक्ट मुझे जल्द या बाद में मार देगा। जियाओ यान को वास्तव में डर महसूस हुआ। सोल इम्पैक्ट वास्तव में बहुत उपयोगी था, यहाँ तक कि रानी मेडुसा भी इससे अचंभित थी। इसके अलावा डू क्यूई महाद्वीप के अधिकांश लोगों की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमज़ोर थी। कीमियागरों के विरुद्ध लड़ाई को छोड़कर उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने मूल रूप से उसके प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह से कुचल दिया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी कमज़ोर क्यों न हो, सोल इम्पैक्ट का उपयोग करने से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नुकसान पहुंचता है। जियाओ यान ने अपना मन बना लिया था। उसे याओ एव की आत्मा शरीर के लिए तियान क्लास सोल स्किल का आदान प्रदान करना पड़ा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोल स्किल किसी को चौंका देने पर घातक हो सकती है। अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए जियाओ यान ने जमीन पर सुंदर हरे रंग के लोड्स प्लेटफॉर्म को देखा। उसके होंठ कसकर बंद थे। जियाओ यान को आश्चर्य हुआ कि अगर माओ वू को गिने तो यह वास्तव में तीसरी स्वर्गीय लॉ थी। वह जियानान अकादमी से केवल आधे साल के लिए बाहर था, फिर भी उसने पहले से ही 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें प्राप्त कर ली थीं। हालांकि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम और 10,000 बीस्ट फ्लेम दोनों ही हॉल ऑफ सोल्स के कारण थीं। उसके सामने केवल ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ही उसके अपने भाग्य, प्रयास और रणनीति के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मेरा फ्लेम मंत्र मुश्किल से हाई जुबान क्लास तक पहुंच पाया है। मुझे आश्चर्य है कि 19वीं रैंक वाली ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने से फ्लेम मंत्र डी क्लास में विकसित हो सकता है। जियाओ यान को स्वर्गीय ज्वाला में निहित ऊर्जा के बारे में जरा भी संदेह नहीं था। हालांकि क्यूई विधि रैंकों के बीच विकास के लिए दर्जनों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका मानना था कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में निश्चित रूप से यह क्षमता है। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने से पहले मुझे पहले इस सांप से निपटना चाहिए। जियाओ यान ने कमल का मंच खोला। अब तक 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर बहुत पहले ही जाग चुका था। इसे बीच में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को चाटने के लिए अपनी कांटेदार जीभ को बढ़ाते हुए देखा गया, जैसे कि वह आइसक्रीम खा रहा हो। माओ वू को कमल के मंच पर एक छोटी काली बिल्ली की तरह झपकी लेते हुए और 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाले अजगर को लौ चाटने के लिए अपना शरीर उठाते हुए देखकर जियाओ यान ने सोचा, बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि मैं एक जानवर को वश में करने वाला बन गया हूँ। अध्याय 116 ज्वाला मंत्र डी क्लास 2 इन 1। जियो यान ने हरे रंग के लोड्स प्लेटफॉर्म पर 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, क्योंकि उसे प्राचीन अभिलेखों से जानकारी याद आ रही थी। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर एक प्राचीन अग्नि गुण वाला सांप प्रकार का जादुई जानवर था। ये स्पष्ट था कि रानी मेडुसा ने अपने स्वयं के रक्त को विकसित करने और जलाने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने का कारण 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शुद्ध रक्त वाली वंशावली को बहाल करने के लिए अपने शरीर के भीतर यिन शीत विशेषता और मानव रक्त रेखा को पूरी तरह से शुद्ध करना था। उस समय कमल के मंच पर उसे जो सांप का स्केल मिला था उसमें भी 7 रंग थे, लेकिन वे रंग बहुत फीके थे। उसके सामने इस छोटे से 7 रंगों वाले सांप के रंगों जितने समृद्ध नहीं थे। जियो यान ने भौहें सिकोड़ी। शायद यह उसकी अपनी आत्मा और रानी मेडुसा की आत्मा के बीच सोल इम्पैक्ट के कारण टकराव के कारण था, साथ ही बिजली के क्लेश के कारण, जिसके कारण उसके और इस छोटे सांप के बीच एक अजीब संबंध बन गया। ये संबंध इतना अजीब था कि वह भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। थोड़ा मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस निकाला। माओ वो अपनी लेटी हुई स्थिति से उछल पड़ा और क्रिस्टल की गंध पाते ही उसकी तरफ भागा। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर थोड़ा धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है। उसने धीरे से अपना सिर जियाओ यान की ओर देखा और अपने शरीर को हिलाया, जैसे कि वह थोड़ा डरा हुआ हो, पास आना चाहता हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। तुम अपनी वर्तमान शक्ति से स्वर्गीय ज्वाला को संभाल नहीं सकते। एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। जियाओ यान ने एक औषधीय कड़ाही निकाली और उसमें एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस का एक छोटा कप डाला। उन्होंने कुछ अग्नि गुण वाली औषधीय जड़ी बूटियां और सामग्री भी मिलाईं, जो जादुई जानवरों के शरीर को मजबूत कर सकती थीं, और इसे परिष्कृत करने के लिए 10,000 जानवरों की लौ का इस्तेमाल किया। वह कोई गोली नहीं बना रहा था, बस जड़ी बूटियों से औषधीय गुण निकाल रहा था और उन्हें एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस के साथ मिला रहा था।
फिर उसने नए मिश्रित औषधीय तरल को 2 कटोरों में डाला और उन्हें माओवू और 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को सौंप दिया। 10,000 जानवरों की लौ के एक अंश के साथ ये जादुई जानवरों के लिए और भी बेहतर होना चाहिए, जियाओ यान ने एक फीकी मुस्कान दिखाई और मन ही मन सोचा। माओवू ने कटोरा पकड़ा और उसे निगलने के लिए शून्य में गायब हो गया। बीज की लौ को बढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 7 रंग वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर धीरे धीरे कटोरे के किनारे पर गया, अंदर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसे धीरे धीरे चाटा। जैसे ही उसने उसे चाटना शुरू किया, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार हरे रंग का कमल मंच उठाया और गुफा में और अंदर चला गया। जैसे ही जियाओ यान कमल मंच लेकर चला गया, 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और फिर अपना सिर वापस कटोरे में दबा लिया और दिल खोलकर खाना जारी रखा। हरे रंग के कमल मंच को अपने हाथों में पकड़े हुए जियाओ यान ने कुछ हद तक नशे में धुत नज़र से लगातार घूमती हरी लौ की लौ को देखा। एक पल के बाद उसकी काली आंखों में एक उत्साहपूर्ण रोशनी चमक उठी। तीसरी स्वर्गीय लौ, लेकिन सख्ती से कहें तो ये पहली स्वर्गीय लौ है जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। उसकी पिछली 2 स्वर्गीय लपटें आत्माओं के हॉल पर निर्भर थीं। ताज़ी पहाड़ी हवा की एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान ने हरे रंग के कमल मंच को उठाया और उसे अपने सामने रख दिया। उसकी आंखें कमल के केंद्र में हरी लौ की लौ पर टिकी थीं जो आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर राहत और कड़वाहट की झलक दिखाई दी। जब उसने अपनी स्टोरेज रिंग खोली और उस रहस्यमयी काले स्क्रॉल के संपर्क में आया, जब उसने फ्लेम मंत्र की साधना करने का मन बनाया, तो उसने अपने दिल में समझ लिया कि स्वर्गीय लपटों की खोज उसका आजीवन मिशन बन जाएगा। क्योंकि केवल स्वर्गीय लपटों को लगातार भस्म करके ही वह धीरे धीरे शिखर पर चढ़ सकता था। अगर वह महाद्वीप के पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा होना चाहता था और सभी जीवित प्राणियों को नीचे देखना चाहता था, तो उसे उस तरह के लगभग पागल समर्पण की आवश्यकता थी। जब तक वह ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत कर सकता था, तब तक उसका मानना था कि जुबान क्लास और डी क्लास क्यूई विधियों के बीच विशाल अंतर के बावजूद वह अभी भी फ्लेम मंत्र को डी क्लास में विकसित करने में सक्षम होगा। एक बार जब उसके पास डी क्लास क्यू विधि आ गई, तो उसे विश्वास हो गया कि वह उसी दायरे के लोगों के खिलाफ अजेय हो सकता है। भले ही वे एक पूरे बड़े दायरे से ऊपर हों, फिर भी उसे उन्हें हराने का भरोसा था। आओ डी क्लास। जियाओ यान को इस प्रक्रिया में अनुभवी माना जा सकता है, क्योंकि उसने पहले 2 तरह की स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत किया था। हालांकि उसके पास अब रक्त कमल सार गोलियां नहीं थीं, लेकिन 10,000 जानवर की लौ ने उसके शरीर को मजबूत किया। इससे बनी सुरक्षात्मक परत उसे ग्रीन लोड स्कोर लौ की सार लौ के पास जाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। वह जानता था कि स्वर्गीय लौ को भस्म करने से बहुत बड़ा हंगामा होगा, इसलिए उसने माओवू को पूरे पहाड़ के चारों ओर पहले से ही कई शून्य भक्षण लपटें स्थापित करने के लिए कहा ताकि जितना संभव हो सके अशांति को दबाया जा सके। जिस क्षण हरे रंग का कमल मंच पूरी तरह से खुला, एक चमकदार हरे रंग की रोशनी ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। ग्रीन लोड स्कोर लौ धीरे धीरे कमल मंच से उठी। एक पल में गुफा के अंदर का तापमान बढ़ गया। मूल रूप से कोमल ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम अचानक हिंसक हो गई, जैसे कि उसे एहसास हो गया हो कि उसे परिष्कृत किया जाने वाला है और वह सख्त प्रतिरोध करना चाहती थी। जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और कमल के मंच पर क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया। ग्रीन कलर का लोड्स प्लेटफॉर्म एक अनमोल सहयोगी खजाना था। इसने उसे शांत रहने, क्यूई विचलन से बचने और आसपास की अग्नि विशेषता ऊर्जा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद की। 10,000 जानवरों की लौ उसके पूरे शरीर से बाहर निकल गई। 10,000 जानवरों की लौ की अनूठी ऊर्जा ने अस्थायी रूप से उसके शरीर को एक उच्च श्रेणी के जादुई जानवर के बराबर बना दिया। जियाओ यान ने एकाग्र दृष्टि से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में अपना हाथ डाला। हरी लपटें उसे काटने के लिए झपट पड़ीं। सौभाग्य से उसका हाथ 10,000 जानवरों की लौ की सुरक्षा से बच गया, लेकिन फिर भी उसके दाहिने हाथ में जलन महसूस हुई। 10,000 जानवरों की लौ को परिष्कृत करने के अनुभव के साथ जियाओ यान इस बार बहुत शांत था। उसकी देर से चरण की नश्वर अवस्था आध्यात्मिक शक्ति ग्रीन लोड स्कोर लौ में बह गई और तुरंत सार लौ का स्थान पा लिया। उसने सार लौ को पकड़ लिया और सीधे उसे बाहर खींच लिया। आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन की एक बोतल पीने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपने मुंह में भर लिया। जियाओ यान ने एक विचार के साथ अपनी स्वीकृति आत्मा से निहिलिटी भक्षण लौ को बुलाया। यह उसकी मेरिडियन की दिशा के विपरीत बह गई। एक बड़ी काली लौ हाथ का निर्माण किया जिसने सार लौ को घेर लिया और इसे अनियंत्रित रूप से फैलने से रोक दिया। माओवू ने शून्य को पार करके जियाओ यान के गले तक पहुंचाया और निहिलिटी भक्षण लौ को नियंत्रित किया, ताकि सार लौ के चारों ओर लपेटा जा सके, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्वर्गीय लौ फट न जाए और उसे जला न दे। आखिरकार ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की एसेंस फ्लेम थी, और यहाँ तक कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की भक्षण शक्ति भी इसके भयानक रूप से उच्च तापमान को पूरी तरह से दबा नहीं सकती थी। अपनी मेरिडियन के जलने के दर्द को सहते हुए जियाओ यान का दिमाग डूब गया, क्योंकि उसने ध्यान केंद्रित किया और फ्लेम मंत्र का प्रसार करना शुरू कर दिया।
ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम 10,000 जानवर की लौ से भी अधिक जंगली है। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 10,000 जानवर की लौ को ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से 3 स्थान ऊपर रखा गया था, या यह 8 पंखों वाले फ्लेम डेमन टाइगर की बची हुई आत्मा की मदद के कारण था जब उसने 10,000 जानवर की लौ को परिष्कृत किया था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का प्रतिरोध बेहद तीव्र था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला की सहायता के बावजूद ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला की सार ज्वाला को अंततः उसकी स्वीकृति आत्मा में दबाने से पहले उसे भयंकर युद्ध के आधे दिन का समय लगा। ज्वाला मंत्र के एक चक्र के माध्यम से 3 स्वर्गीय ज्वालाओं का नेतृत्व करने के बाद ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला को अंततः पूरी तरह से परिष्कृत माना गया। जियोयान ग्रीन कलर लोड्स प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेग बैठा था। इस समय शायद ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला को परिष्कृत करने के कारण वह अज्ञानता की रहस्यमय स्थिति में लग रहा था। ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला धीरे धीरे उसके मेरिडियन से बह रही थी और अचानक उनके पथों के साथ घूमने लगी। कमल के मंच से अग्नि ऊर्जा के साथ साथ आसपास की दुनिया की ऊर्जा ने उसे लगातार आपूर्ति की। ज्वाला मंत्र स्वचालित रूप से प्रसारित हुआ, इस ऊर्जा को डू क्यू में परिवर्तित किया और लगातार उसकी साधना को बढ़ाया। यह अवस्था पूरे 7 दिनों तक चली। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उनके भीतर हरे रंग की लौ की एक किरण टिमटिमा उठी। जियाओ यान ने एक गंदी सांस छोड़ी और अपनी साधना को महसूस किया। 7 दिनों में वह 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक आगे बढ़ गया था। केवल 1 स्टार की वृद्धि, ये थोड़ा कम है। अगर दूसरे लोग ये सुनते तो वे निश्चित रूप से उसे पीटना चाहते। 1 स्टार बढ़ाने के लिए 7 दिन, और आप अभी भी और चाहते हैं। दूसरे लोग 7 महीने या कई सालों में भी 1 स्टार नहीं बढ़ा सकते। हालांकि ये समझ में आता था। जियाओ यान ने शुरू में सोचा था कि वह 2 या 3 सितारों तक बढ़ सकता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले रानी मेडुसा के विकास ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की अधिकांश ऊर्जा को खा लिया था। वूश 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 3 लपटें काली, रक्त लाल और हरी उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थीं। इन 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को देखते हुए उसके मुंह के कोनों में एक उत्साहित मुस्कान की झलक दिखाई दी। अब 3 प्रकार की। इस समय जियाओ यान को अचानक जियाओ जुनेर का ख्याल आया जो जियानान अकादमी में बहुत दूर थी। जियानान अकादमी छोड़े हुए शायद 1 साल हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि जुनेर अब कैसा कर रही होगी। अब 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें हैं। इतनी शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए, है न? जियाओ यान के दिल में एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, जुनेर हमेशा उसका सबसे बड़ा सहारा रही थी। स्वर्गीय ज्वालाओं को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने और खतरनाक भूमि में जाने में संकोच न करते हुए उसने दूर दूर तक यात्रा की थी, जिसका कारण ये था कि वह भविष्य में उससे खुले तौर पर और सही तरीके से विवाह कर सके। ऐसा करने के लिए उसे जबरदस्त ताकत की आवश्यकता थी। म्याओ। अचानक झटके के साथ जियाओ यान ने देखा कि माओ वो उसे गुस्से से भरे चेहरे के साथ घूर रहा था। सभी स्वर्गीय ज्वालाओं को दूर रखते हुए जियाओ यान शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और उसने हंसते हुए कहा, हे, मैं गलती से अपनी साधना में बहुत अधिक लीन हो गया। मैं अभी इसे शुरू करूंगा। वह इस सत्र में इतना डूब गया था कि वह माओ वो और 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बारे में पूरे 7 दिनों तक पूरी तरह से भूल गया। औषधीय कड़ाही को बाहर निकालने, विशेष रूप से निर्मित एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस के एक और बैच को परिष्कृत करने और 2 छोटे बच्चों को खुश करने के बाद ही जियोयान ने विकसित ज्वाला मंत्र को महसूस करने के लिए अपना मन शांत किया। गड़गड़ाहट। जिस क्षण जियोयान ने ज्वाला मंत्र प्रसारित किया, उसने महसूस किया कि आसपास की दुनिया की ऊर्जा एक झरने की तरह सभी दिशाओं से उसके शरीर में पागलों की तरह उमड़ रही है। 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें एक अथाह भंवर में बदल गईं, जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा को तेजी से डू क्यूई में परिवर्तित कर रही थीं। जो कभी एक झील जैसा क्यूई चक्रवात था, वह अब एक उग्रधारा बन गया था जो एक विशाल और अशांत तरीके से बह रहा था। डी क्लास निम्न स्तर। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोयान ने अपनी क्यूई विधि की शक्ति को महसूस किया और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने चौड़े, भयंकर क्यूई चक्रवात को देखा जो एक उग्र नदी जैसा था, और उसे धीरे धीरे अपने होश में आने में एक लंबा समय लगा। एक विचार के साथ स्वर्गीय लपटों से भरी डू क्यूई की एक किरण तुरंत क्यूई चक्रवात से बाहर निकली और फिर तेजी से उसके मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित हुई। इस डू क्यूई की परिसंचरण गति पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। जैसे ही डू क्यूई प्रसारित होने लगी, जियाओयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर के भीतर तेजी से जागृत हो रही है, लगभग तुरंत अपने चरम पर पहुंच रही है। तेज, भयंकर और समृद्ध। जियाओयान ने अपने भीतर की शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया और अंततः डी क्लास और जुवान क्लास क्यूई विधियों के बीच भयानक अंतर को समझा। वे पूरी तरह से अलग लीग में थे। डू क्यूई परिसंचरण, ऊर्जा रूपांतरण, गुणवत्ता या मात्रा में अंतर 2 पूरी तरह से अलग आयामों की तुलना करने जैसा था। फ्लेम मंत्र के डी क्लास में विकसित होने के बाद जियोयान ने पाया कि विकसित क्यूई
विधि के रास्ते पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक जटिल हो गए थे। हालांकि जो थोड़ा अजीब था वह यह था कि हालांकि रास्ते अधिक जटिल हो गए थे, क्यूई विधि के एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय कम और कम होता जा रहा था। उसके शरीर के भीतर शक्तिशाली बल पहले से ही अपने स्वामी की आज्ञा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। किसी भी समय उस बढ़ती हुई शक्ति को उग्र रूप से प्रकट करने के लिए तैयार था। एक विचार के साथ उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग के डूक्यूई कवच का एक सेट तुरंत संघनित हो गया। न केवल उसके पास डूक्यूई कवच था, बल्कि उसके नीचे उसका शरीर रक्त लाल 10,000 जानवरों की ज्वाला में भी लिपटा हुआ था, जो रक्षा की 2 परतों के बराबर था। इसके अलावा उसके शरीर में अभी भी निहिलिटी भक्षण ज्वाला थी। भले ही किसी प्रतिद्वंद्वी की डू तकनीक में भेदक शक्ति हो और वह उसके बचाव को भेद कर उसके शरीर में घुस जाए, फिर भी वह निहिलिटी भक्षण ज्वाला द्वारा भस्म हो जाएगी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ जियाओ यान ने अनुमान लगाया कि भले ही सीलबंद हाई बोडोंग अपनी पूरी ताकत से लड़े, फिर भी वह उसे हरा सकता है। कमल के मंच पर वापस आओ, मैं डू तकनीक का परीक्षण करना चाहता हूँ। जियाओ यान ने कमल के मंच को खोला और 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर और माओ वू को अंदर रखा। सब कुछ तैयार करने के बाद वह गुफा से बाहर चला गया और धीरे धीरे आकाश में उड़ गया। अपने सामने छोटे पहाड़ की चोटी को देखते हुए उसने अपनी उंगली हिलाई और भारी जुबान शासक तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गया। अब जब ज्वाला मंत्र डी क्लास में विकसित हो गया है, तो भारी जुबान शासक अब मेरे डू क्यूई को दबा नहीं सकता। ज्वाला मंत्र के विकास से सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह था कि भारी जुबान शासक के दमन ने पूरी तरह से प्रभाव खो दिया था। डी क्लास क्यू विधि के आतंक ने भारी जुबान शासक को भी असहाय बना दिया। मैंने सुना है कि एक सिद्ध ज्वाला विभाजन सुनामी पहाड़ों और समुद्रों को विभाजित कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एक ज्वाला विभाजन सुनामी स्वर्गीय लपटों के साथ मिलकर और एक डी क्लास क्यू विधि के साथ मिलकर ऐसा कर सकती है। जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। उसने ज्वाला विभाजन सुनामी को केवल मामूली स्तर तक ही विकसित किया था, प्रमुख स्तर तक भी नहीं, पूर्णता की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अब उसके पास न केवल 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें थीं, बल्कि उसके पास एक डी क्लास क्यू विधि भी थी। वह इन चरम स्थितियों के तहत ज्वाला विभाजन सुनामी की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। बज़ डू क्यूई तेजी से उसके शरीर से गुजरी। एक जंगली दहाड़ के साथ भारी जुबान शासक भयानक लपटों में फट गया। विलीन स्वर्गीय लपटें उसकी हथेली से फूट पड़ीं और पूरे शासक को घेर लिया। एक बार स्वर्गीय लपटें उभरने के बाद कौन उनका मुकाबला कर सकता है। जियाओ यान के हाथ में भारी जुबान शासक एक सूरज की तरह था, जो सब कुछ भस्म करने के लिए पर्याप्त गर्म था। अतीत में वह डू ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में अपनी ताकत के कारण स्वर्गीय लपटों की असली शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सका था। लेकिन अब जब ज्वाला मंत्र डी क्लास तक पहुंच गया था, तो विकसित ज्वाला मंत्र उसे स्वर्गीय लपटों की और भी अधिक शक्ति लाने में मदद कर सकता था। जियाओ यान ने भारी जुबान शासक के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। पूरा शासक एक स्वर्गीय ज्वाला भारी तलवार में बदल गया। इस शासक के नीचे सब कुछ भस्म हो जाएगा। ज्वाला विभाजन सुनामी। उसने शासक को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बहुत जोर से नीचे घुमाया। भारी जुबान शासक नीचे उतरा और प्रभाव पर पत्थर फट गए। शासक की खनक के बीच 100 मीटर लंबी लौ की रोशनी सैकड़ों मीटर ऊंची छोटी पर्वत चोटी पर बरसी। पूरी छोटी पर्वत चोटी तुरंत फट गई। एक जोरदार धमाके के साथ लौ की रोशनी फूट पड़ी और भयानक आग एक भयंकर नरक में बदल गई, जिसने सब कुछ निगल लिया। जब आग की लपटें आखिरकार खत्म हो गईं, तो दयनीय छोटी पर्वत चोटी पूरी तरह से गायब हो गई थी। स्वर्गीय लपटों के भयानक उच्च तापमान से सभी चट्टानें और वनस्पतियां जलकर नष्ट हो गई थीं। जियाओ यान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। ओह, हालांकि भस्मीकरण बहुत ज्यादा है, स्वर्गीय लपटों के साथ मिलकर एक ज्वाला विभाजन सुनामी में एक शीर्ष डू स्पिरिट या यहाँ तक कि एक डू किंग की शक्ति होनी चाहिए। वास्तविक युद्ध में वह एक डू किंग की तुलना डी क्लास डू तकनीक से नहीं कर पाएगा, लेकिन जुबान क्लास डू तकनीक वाले लोगों के खिलाफ उसकी ज्वाला विभाजन सुनामी उनसे आगे निकल जाएगी। डी क्लास और जुबान क्लास के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, एक खाई के समान। जियाओ यान अपनी क्यूई विधि के विकास से बेहद संतुष्ट था। अगर मैं जियानान अकादमी से फॉलन हॉट फ्लेम को परिष्कृत कर सकता हूं और फिर अपने स्टोरेज रिंग में बोन चिलिंग फ्लेम को परिष्कृत कर सकता हूं, तो क्या फ्लेम मंत्र के तियान क्लास में विकसित होने का मौका होगा। आखिरकार फॉलन हॉट फ्लेम को 14वें स्थान पर रखा गया था, जो ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से भी अधिक था, और बोन चिलिंग फ्लेम को 11वें स्थान पर और भी अधिक स्थान दिया गया था। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद जियोयान को लगा कि यह अभी भी थोड़ा मुश्किल होगा। फ्लेम मंत्र केवल लो डी क्लास में था, यह तियान क्लास तक पहुंचने के लिए थोड़ा अपर्याप्त लग रहा था। अगर मैं तीसरे स्थान पर शुद्ध करने वाले डेमोनिक लोड्स फ्लेम को परिष्कृत कर सकता हूं। जियोयान ने नक्शे का टुकड़ा निकाला और डेजर्ट सिटी की दिशा में देखा। शायद ये हाई बोडोन को खोजने का समय था। अध्याय 117 तुरंत मार। कोई बात नहीं,
चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। वैसे भी हाई बोडोंग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा है, थोड़ा और समय नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सावधानी से विचार करने के बाद जियाओ यान ने बूढ़े लोमड़ी हाई बोडोंग को अभी के लिए अलग रखने और अभी तक उसकी सील नहीं तोड़ने का फैसला किया, ताकि उसे कुछ समय के लिए खालीपन, अकेलापन और ठंड का एहसास हो। दूर डेजर्ट सिटी में हाई बोडोंग को अचानक छींक आ गई। जियाओ यान ने अपनी नज़र उत्तर पश्चिम की ओर घुमाई, जहां रॉक डेजर्ट सिटी स्थित थी। मैं अब लगभग आधे महीने से बाहर हूं, अब वापस जाने का समय है। उसने अपनी दिशा तय की और अपने ईगल विंग्स का उपयोग करके रॉक डेजर्ट सिटी की ओर उड़ गया। अब जियाओ यान के लिए किंगलिन को अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स का उपयोग करके 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को नियंत्रित करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। फ्लेम मंत्र के डी क्लास क्यू विधि में विकसित होने के बाद ईगल विंग्स के साथ उसकी गति लगभग एक डूकिंग के बराबर थी, क्योंकि अधिकांश डूकिंग्स के पास डी क्लास क्यू विधियां नहीं थीं। यदि वह 3 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाओं की विस्फोट शक्ति और अपने 5वें स्तर के कीमियागर की आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन जोड़ देता, तो उसकी उड़ान की गति एक डू सम्राट से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। लेकिन अपनी उड़ान क्षमता के बावजूद रॉक डेजर्ट सिटी में वापस लौटने के लिए उसे रुक रुक कर यात्रा करने में पूरा एक दिन लग गया। डेजर्ट सिटी से कई आकार छोटे शहर की रूपरेखा आखिरकार क्षितिज पर दिखाई दी। उसके ज्वलंत पंखुल्का की तरह अंधेरे आकाश को चीरते हुए सीधे रॉक डेजर्ट सिटी में उड़ गए। झंडा कैसे गायब हो गया? जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने दूर से देखा कि डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का झंडा, जो सबसे ऊंची इमारत के ऊपर लटका हुआ था, अब गायब था। उसे अचानक एक पूर्वाभास हुआ। उसकी डूक्यूई तेजी से घूमी और एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसने एक ही कदम में जमीन को चकनाचूर कर दिया और तुरंत मुख्य द्वार के सामने उतर गया। कुछ हुआ है। डेजर्ट मेटल मर्केनरी कंपनी के परिसर का सामने का हिस्सा तबाह हो गया था। पूरा मुख्य द्वार विस्फोट से टुकड़े टुकड़े हो गया था और आसपास की दीवारों का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया था। जियाओ यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरे परिसर में फैलाया और तुरंत ढह चुके अखाड़े की ओर बढ़ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और सारा मलबा हटा दिया, जिससे खंडहरों के नीचे दबे मुश्किल से सांस ले रहे भाड़े के सैनिकों की कंपनी के सदस्य सामने आ गए। अरे, मेरे साथ रहो। क्या हुआ? बड़ा भाई और दूसरा भाई कहाँ हैं? जियाओ यान ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई। उसने सीधे 4 स्तरीय ग्रेट ब्लड रिकवरी पिल निकाली और उसे बुरी तरह घायल भाड़े के सैनिक के मुंह में डाल दिया। ग्रेट ब्लड रिकवरी पिल एक गर्म धारा में बदल गई, जो भाड़े के सैनिक के शरीर के हर घाव में समा गई। मूल रूप से पीले चेहरे वाले भाड़े के सैनिक के रंग में तुरंत कुछ रंग आ गया। जियाओ यान को देखते ही भाड़े के सैनिक की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, खांसी खांसी। तीसरे नेता, क्या मैं मर गया हूं? अगर तुम मर चुके होते तो तुम मुझे कैसे देख पाते? अब बताओ क्या हुआ? जियाओ यान द्वारा डांटे जाने के बाद भाड़े के सैनिक को एहसास हुआ कि वह वास्तव में मरा नहीं था और जल्दी से बोला, कुछ भयानक हुआ। तीसरे नेता, सैंड मर्सिनरी कंपनी के पूर्व मुख्यालय में जल्दी से जाओ। हम पर मो कबीले ने हमला किया था। कंपनी के नेता और दूसरे कंपनी के नेता ने कुछ लोगों को लुओबू से मिलने के लिए दक्षिण की ओर ले गए। मुझे नहीं पता कि अब स्थिति क्या है। घायल भाइयों को बचाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जियाओ यान ने भाड़े के सैनिक को गोलियों की कुछ बोतलें फेंक दीं। फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ एक उल्कापिंड की तरह दक्षिण की ओर उड़ गया। किसी ने वास्तव में उसके उल्टे तराजू को छूने की हिम्मत की। पूर्व सैंड मर्सिनरी कंपनी के विशाल प्रशिक्षण मैदान पर लोगों का एक समूह 2 समूहों में विभाजित था। एक तरफ उनके चेहरों पर उपहासपूर्ण मुस्कान थी, जबकि दूसरी तरफ डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का प्रतीक पहने हुए, बिना किसी छिपे हुए हत्या के इरादे से भरा हुआ था। डार्क डेमन आयरन स्टाफ। लुओबू ने अपने डूक्यू कवच को सक्रिय किया और डूक्यू ने अपने हाथ में लंबे डंडे से उछाला, क्योंकि उसने इसे क्षैतिज रूप से घुमाया था। हा, तुम उस डूक्यू को डू ग्रैंड मास्टर के योग्य कहते हो? तुम कौन सी बेकार डू तकनीकें विकसित कर रहे हो? हमारे मो कबीले की जुबान क्लास डू तकनीकों की तुलना में तुम कुछ भी नहीं बल्कि कुत्ते की गंदगी हो। नरक में जाओ तुम सब। मो कबीले का एक पीले कपड़े पहने व्यक्ति ने लुओबू के डू तकनीक हमले का सामना करते हुए तिरस्कारपूर्वक हंसा। एक विशाल मुट्ठी संघनित हुई और पीली डूक्यू बेतहाशा उस पर एकत्रित हुई। मुट्ठी ने अचानक विस्फोटक बल के साथ प्रहार किया। हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित भयंकर हवाएं सीधे व्यापक लोहे के डंडे से टकराईं। एक खनक गूंजी, क्योंकि धातु का डंडा वास्तव में प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया था। मुट्ठी का बल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह लुओबू की छाती पर भारी रूप से गिरा। डूक्यू कवच एक धमाके के साथ टूट गया। लुओबू ने मुंह में खून थूका और डोरी कटी पतंग की तरह उड़ गया। वह एक इमारत में जोरदार धमाके के साथ जा गिरा। इमारत के मुख्य हॉल के अंदर जियाओ डिंग और जियाओ ली भी गंभीर रूप से घायल हो गए और ठीक होने के लिए क्रॉस लेग बैठे थे। नोव एल बी JNN। अगर जियाओ यान ने पीछे छोड़ी गई औषधीय गोलियां न होती तो शायद वे यहां तक नहीं पहुंच पाते।
हालांकि सभी लो जुबान क्लास डू तकनीक का उपयोग कर रहे थे और उनके पास एक स्टार डू ग्रैंड मास्टर्स की खेती थी, लेकिन उनकी महारत के स्तर और उनके क्यूई विधियों के ग्रेड में अंतर थे। लुओबो आखिरकार एक भाड़े के सैनिक पृष्ठभूमि से आया था और एक कबीले में पैदा हुए शिष्यों की तुलना में उसके पास खेती करने के लिए कम समय था। इसके अलावा लुओबो भाड़े के सैनिकों की कंपनी में एकमात्र एक स्टार डू ग्रैंड मास्टर था, जबकि मो कबीले में न केवल 3 डू ग्रैंड मास्टर थे बल्कि दर्जनों डू मास्टर भी थे। दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थी। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स वाले सांप व्यक्ति को रखने के लिए खुद को दोष दें। हमारे महान बुजुर्ग नहीं चाहते कि कुछ बातें चारों ओर फैलें, इसलिए आप सभी को मृत व्यक्ति बनना होगा जो बात नहीं कर सकते। प्रमुख मो कबीले के बुजुर्ग मोतियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और जियाओ डिंग और अन्य लोगों को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। जियाओ डिंग ने मो कबीले के सदस्यों को क्रूर आंखों से घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स की खोज की जाएगी। यान शहर के मो कबीले का ध्यान आकर्षित करना तो दूर की बात है। उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और गुस्सा होने के बजाय ठंडी हंसी हंसा। यान शहर से मो कबीला, हो अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि समय आने पर तुम मेरे तीसरे भाई के क्रोध को सहन कर सकोगे। मो यी, जिसने अभी अभी लुओबो को उड़ा दिया था, ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हारा तीसरा भाई? तुम्हारी भाड़े की कंपनी का तथाकथित प्रतिभाशाली? हाँ, तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? तुम्हारा तीसरा भाई कितना भी अद्भुत क्यों न हो, क्या वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से अधिक दुर्जय हो सकता है? हमारे मो कबीले को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है। क्या तुम जानते हो कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को अपमानित करने के क्या परिणाम होते हैं? ओह, तो परिणाम होते हैं। मैंने 3 साल पहले एक बार उन्हें अपमानित किया था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। अचानक चारों ओर से एक नर्म आवाज़ गूंजी, एक राक्षसी फुसफुसाहट की तरह जो सीधे उपस्थित सभी लोगों के दिमाग में घुस गई। यह आवाज़ सुनकर जियाओ डिंग और जियाओ ली ने राहत की सांस ली। तुम बदमाश, अगली बार थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे। तुम्हें हमेशा आखिरी मिनट में आना पड़ता है। जियाओ ली ने आराम किया और तुरंत जियाओ यान से शिकायत करना शुरू कर दिया। किसी समय हॉल में एक आकृति दिखाई दी, बिना किसी की नज़र पड़े। जियाओ यान मुस्कुराया, अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ औषधीय गोलियां निकालीं और उन्हें जियाओ डिंग और जियाओ ली को सौंप दिया। उसने कंधे उचकाए, जैसे कहानियों में होता है, नायक हमेशा ठीक समय पर आता है। जियाओ यान के अचानक प्रकट होने से मो कबीले के सभी सदस्य चौंक गए। मो यी ने धीरे से सभी को धीरे धीरे उसे घेरने का इशारा किया। क्या आप डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के तीसरे नेता हैं? जियाओ यान ने मो यी की ओर पीठ की और पास में गंभीर रूप से घायल लुओबो को देखा। उसने उसे एक औषधीय गोली दी और मुस्कुराया, नेता लुओ, आपकी पदोन्नति के लिए बधाई। आप अभी भी एक नेता हैं, लेकिन अब आप डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के चौथे नेता हैं। लुओबो ने इस मुस्कुराते हुए युवा को स्तब्ध भाव से देखा। होश में आते हुए उसने कहा, तीसरे नेता, सावधान रहें। वे सभी मो कबीले से हैं और उनमें 3 डू ग्रैंड मास्टर बुजुर्ग हैं। वे बहुत मजबूत हैं, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर जियाओ यान ने आखिरकार अपने पीछे खड़े कई दर्जन लोगों को देखा। उसने काली आकृतियों के समुद्र को देखा और शांत, भावहीन स्वर में कहा, अब और नहीं। वूश! अचानक काली लपटों की एक विशाल लहर शून्य से बाहर निकली और मो कबीले के सभी सदस्यों को ज्वार की लहर की तरह घेर लिया। आधे सेकंड से भी कम समय में मो कबीले के दर्जनों सदस्य शून्यता भक्षण ज्वाला द्वारा बिना चीखने का मौका दिए ही जलकर राख हो गए। अध्याय 118, एनपीसी जैसे हाई बोर्डोन को अनलॉक करना। इस समय काली लपटें शून्य में गायब हो गईं और माओ वू के शरीर में वापस आ गईं। शून्य में माओ वू ने बस अपना चेहरा रगड़ा और वापस सो गया। केवल जमीन पर काले जले हुए निशान और लड़ाई के बाद छोड़े गए निशान ये साबित करते हैं कि जो कुछ भी अभी हुआ था वह वास्तविक था, न कि डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के सदस्यों का कोई भ्रम या मृत्यु के निकट का अनुभव। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी को चौंका दिया, न केवल डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के भाड़े के सैनिकों को, जिनमें पूर्व सैंड मर्सिनरी कंपनी और लुओबो के सैनिक भी शामिल थे, बल्कि जियाओ यान के 2 बड़े भाई भी अचंभित थे। ये बदलाव बहुत चौंकाने वाला था। जियाओ डिंग एकदम चकित था, लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ सका। सभी पर्यवेक्षक भी इसी तरह अचंभित थे, लगभग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। 50 से 60 डू मास्टर्स और 3 डू ग्रैंड मास्टर्स, वे सभी अचानक प्रकट हुई इस काली लौ के नीचे जलकर राख हो गए। NOWELL-BE-IN.C ओम। राख भी नहीं बची। डू क्यू कवच, समूह संरचनाएं, मो कबीले की क्यू विधियां और डू तकनीकें, ये सभी महत्वहीन थीं। निहिलिटी भक्षण ज्वाला के नीचे, जिसने बहुत सारी अग्नि ऊर्जा और विभिन्न अन्य चीजों को अवशोषित कर लिया था और पहले से ही अपनी शक्ति दिखा रही थी, सब कुछ धूल में मिल गया और इतिहास बन गया। जिस क्षण निहिलिटी भक्षण ज्वाला ने चारों ओर से घेर लिया, रॉक डेजर्ट सिटी के सिटी लॉर्ड की हवेली में एक डू राजा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं।
उसकी गहरी निगाहें भयानक थीं क्योंकि वह बड़बड़ा रहा था, इस युवा को किसी भी परिस्थिति में नाराज नहीं किया जाना चाहिए। ये ज्ञात होना चाहिए कि रॉक डेजर्ट सिटी स्नैक पीपल जनजाति के सबसे करीब का शहर था और यहाँ तैनात सिटी लॉर्ड के पास अथाह ताकत थी। हालांकि वह जियामा साम्राज्य के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से नहीं था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से उच्च स्थान पर थी। मेरा आदेश पारित करें। रॉक डेजर्ट सिटी की गैरिसन का डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के साथ कोई टकराव नहीं होना चाहिए। जो लोग अवज्ञा करेंगे उनके साथ सैन्य कानून के तहत निपटा जाएगा। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को चौंका दिया, जिसमें रॉक डेजर्ट सिटी के कुछ दर्शक भी शामिल थे जो दूर से देख रहे थे। हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। तीसरा भाई, तुम्हारी ताकत। जियोली आखिरकार पूछने में कामयाब हो गया, कौन जानता है कि कितने समय बाद। हालांकि जियोयान आधे महीने पहले मजबूत था, लेकिन वह अपने हाथ की एक लहर से 3 ग्रैंड मास्टर्स सहित इतने लोगों को खत्म नहीं कर सकता था। जियोडिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तीसरे भाई, तुम सफल हुए? जियोली को अचानक याद आया कि जियोयान आधे महीने पहले क्यों चला गया था जब जियोडिंग ने ये सवाल पूछा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफने लगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियाओयान ने वास्तव में रानी मेडुसा के हाथों से स्वर्गीय ज्वाला छीन ली थी? जियाओडिंग और जियाओली ने केवल स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में सुना था और वे कितनी भयानक और रहस्यमय थीं, लेकिन उन्होंने कभी उनकी असली शक्ति को नहीं देखा था। आज जब शून्यता भक्षण ज्वाला ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तो वे बहुत हैरान हो गए। यह एक स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति थी। अब जाकर उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि स्वर्गीय ज्वालाएं कितनी भयानक हो सकती हैं। जियाओयान ने बिना ज्यादा स्पष्टीकरण दिए बस मुस्कुरा दिया। कुछ बातें अनकही ही रहना बेहतर था। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या किंगलिन को यान शहर से मो कबीले ने पकड़ लिया था? जियाओयान सीधे मुख्य विषय पर लौट आया। जेड खुद निर्दोष है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास यह है वह दोषी है। इसलिए जब उसने पहली बार स्टोरेज रिंग खोली तो उसने किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में नहीं बताया, यहाँ तक कि एक भी डू तकनीक या क्यूई विधि के बारे में नहीं बताया। उसने अपने 2 भाइयों और पिता से भी इस बारे में बात नहीं की थी। उसे डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स की खोज की जाएगी और ऐसी आपदा लाएगी। जियोडिंग और जियोली द्वारा स्थिति को समझाने के बाद जियोयान को आखिरकार मामले की सारी बातें समझ में आ गईं। 2 दिन पहले वे शायद अब तक यान सिटी लौट चुके होंगे। उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यान सिटी से मो कबीले के महान बुजुर्ग मो चेंग 2 सिर वाले फ्लेम स्पिरिट सर्प को हराने और किंगलिन को पकड़ने में सक्षम होने के लिए उसकी ताकत कम से कम मध्यवर्ती स्टार डू स्पिरिट पर होनी चाहिए, और इसमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी शामिल है। मो चेंग न केवल अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था, बल्कि इस तथ्य के लिए भी कि वह एक बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का शिष्य था। 8 साल पहले वह यूनियन का शिष्य बनने की होड़ में शामिल लोगों में से था, हालांकि उसने अंततः नालन यानरान को चुना। मो कबीले ने हर साल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को बड़ी रकम का भुगतान किया। उनका रिश्ता एक जागीरदार कबीले की तरह था जो अपनी सुरक्षा के बदले में सालाना मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करता था। सच में, कम से कम कहने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ जियोयान का रिश्ता थोड़ा जटिल था। संप्रदाय नेता यून एक तरफ थे और नालन यानरान दूसरी तरफ थे। अन्य जियाओयान पर अभी भी यून का एहसान था और दोनों के बीच का रिश्ता काफी अस्पष्ट था। उसने न केवल उसे नग्न देखा था, बल्कि उसे काट भी लिया था। जहां तक नालन यानरान की बात है तो उनकी सगाई अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं टूटी थी। नामात्र रूप से वह अभी भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता का मंगेतर था। बड़े भाई, दूसरे भाई, किंगलिन का मामला मुझ पर छोड़ दो। तीसरे भाई, मो कबीला यान शहर का अधिपति है। हमारी भाड़े की कंपनी आपके साथ जाएगी, जियाओली ने गंभीरता से कहा। जियाओयान ने अपने 2 बड़े भाइयों को देखा और अपना सिर हिलाया। दूसरे भाई, यान शहर आखिरकार हमारा क्षेत्र नहीं है। बहुत सारे लोगों को लाने से चीजें और जटिल हो जाएंगी। चिंता न करें, मैं अकेले यान शहर नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक सहायक है। वह जानबूझकर मुस्कुराया और उसने डेजर्ट सिटी की दिशा में देखा। क्या अभी भी कोई कुलीन डू सम्राट नहीं था जिसे उसकी मदद की जरूरत थी? मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेरी मदद करो। चलो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। जियाओयान ने और कुछ नहीं कहा और सीधे रॉक डेजर्ट सिटी से निकल गया। रॉक डेजर्ट सिटी से डेजर्ट सिटी तक उड़ान भरने में उसे पूरी दोपहर लग गई। जब वह पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उड़ने वाली डू तकनीक की गति अभी भी बहुत धीमी है। पर्याप्त डू क्यूई के साथ भी शहरों के बीच यात्रा करने में वास्तव में आधा दिन लगता है। दुकान के प्रवेश द्वार पर उतरते हुए जियाओयान अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने आधे बंद दरवाजे को देखा। ये सोचना कि जियामा साम्राज्य का बर्फ सम्राट है बोडोंग वास्तव में अपनी डू क्यूई को सील करके इतनी मामूली दुकान में छिपा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, अंदर से है बोडोंग की आवाज आई, हम बंद हैं।
जियाओयान ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए अधीरता से जवाब दिया, ठीक है, तुम बंद हो। फिर मैं भी बंद हूँ। अपनी सील तोड़ने के लिए किसी और को खोजो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाइबोडोंग ने मुस्कुराते हुए अंदर से बाहर आकर कहा, हे, ये तुम हो छोटे दोस्त। आओ आओ बैठो। जियाओ यान ने औपचारिकता नहीं निभाई। वह धीरे धीरे दुकान में चला गया और बैठने के लिए जगह ढूंढी। हाइबोडोंग की नज़र जियाओ यान पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। पिछली बार मिले हुए सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि वह बहुत मजबूत हो गया है। अपने स्टोरेज रिंग से केतली निकालते हुए जियाओयान ने अपनी उंगली हिलाई और उसकी उंगली पर हरे रंग की लौ की एक किरण दिखाई दी। उसने उसे केतली में फेंक दिया, तुरंत पानी उबलने लगा और अपने लिए 1 कप गर्म पानी डाला। हाइबोडोंग की अभिव्यक्ति उस पल बदल गई जब उसने हरी लौ देखी। तो यह वास्तव में तुम ही थे जिसने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम प्राप्त की थी। वह स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि जियाओयान ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम प्राप्त कर लिया था, क्योंकि गूहे और अन्य लोगों के भागने के बाद डेजर्ट सिटी में उनका मिलन स्थल उसकी दुकान थी। आखिरकार वह वही था जिसने गूहे और अन्य लोगों को जानकारी प्रदान की थी। जियाओयान ने हंसते हुए गर्म पानी का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ किस्मत थी। मैं लगभग संप्रदाय के नेता यून यून द्वारा पकड़ा गया था। हाइबोडोंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यून यून से बचना, चाहे जो भी हुआ हो, यह आपकी क्षमता के कारण था। एक पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार तुम यहाँ क्यों आए हो। जियाओयान मन ही मन हंसा। हाइबोडोंग वास्तव में अपनी अधीरता को रोक नहीं सका, लेकिन यह समझ में आता था, कोई भी व्यक्ति अपनी डूक्यूई को 20 साल से अधिक समय तक सील रखने के बाद सील तोड़ने के लिए उत्सुक होगा। एक क्लिक के साथ जियोयान ने अपना चाय का कप नीचे रखा, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास रानी मेडुसा की सील तोड़ने में आपकी मदद करने का एक और तरीका है। अध्याय 119, सील को निगलना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनते ही हाइबोडोंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक तरह की क्रूरता थी और वह जियाओयान को ध्यान से देख रहा था, मानो उसकी नज़र से सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़े हाय, ज्यादा उत्साहित मत हो। बैठ जाओ और पहले थोड़ा पानी पी लो, जियाओयान ने शांत मुस्कान के साथ कहा। हाइबोडोंग ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो। जियाओयान ने अपनी स्टोरेज रिंग से सैंड धतूरा निकाला, उसे टेबल पर रखा और कहा, यह सच है। जब मैंने पवित्र शहर में घुसपैठ की तो मैं आपके लिए सैंड धतूरा खोजने के लिए स्नैक पीपल जनजाति के खजाने में घुस गया। हाइबोडोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। स्नैक पीपल जनजाति के खजाने में घुसना? क्या खजाने में घुसना इतना आसान है? खजाने में मुझे रानी मेडुसा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीलिंग तकनीक के बारे में एक स्क्रॉल मिला। मैंने स्क्रॉल को अपने बुजुर्गों को जांचने के लिए दिया और उन्होंने आखिरकार सील को उल्टने और तोड़ने का एक तरीका विश्लेषण किया। जियाओयान ने बहुत शांत तरीके से आधा सच आधा झूठ बताया। हाइबोडोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि जियाओयान ने जो कहा वह सच था या झूठ। हालांकि ओल्ड हाई, ये तरीका मेरे कबीले के बुजुर्गों ने बहुत प्रयास के बाद तैयार किया था, और जबकि यह वास्तव में सील तोड़ने में आपकी मदद कर सकता है, वह 6 स्तरीय गोली नुस्खा और औषधीय सामग्री। जियाओयान मुस्कुराया, उसकी आंखें लगभग एक चालाक लोमड़ी की तरह सिकुड़ गईं। हाइबोडोंग उन शब्दों में छिपे अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता था। गोली नुस्खा और सामग्री पहले स्थान पर सील तोड़ने के लिए थे। यदि आप मेडुसा की सील तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपको दोनों दे सकता हूं। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए हाइबोडोंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से कई कीमिया सामग्री निकाली। उसके हाथ में एक पीला पुराना भेड़ की खाल का कागज था। उसके चेहरे पर दर्द का भाव दिखावटी नहीं था। उसने इस गोली की रेसिपी को पाने के लिए अनगिनत कष्ट सहे थे। आखिरकार यह एक 6ठी श्रेणी की गोली की रेसिपी थी। इसे देना अपने ही शरीर का एक टुकड़ा काटने जैसा था। जियाओयान ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी, हालांकि अंदर से वह खुश था। रहस्यमय स्टोरेज रिंग के भीतर भी सील तोड़ने वाली गोली की रेसिपी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। इस तरह से 6ठी श्रेणी की गोली की रेसिपी प्राप्त करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से एक बड़ी बात थी। बेशक, मुझे लगता है कि ओल्ड हाई को अभी भी हमारी पिछली शर्त याद है ना? अगर मैं 1 साल के भीतर सील तोड़ने में कामयाब हो जाता हूं तो आप मुझे मिटीर नीलामी घर का आधा हिस्सा देने के लिए सहमत हो गए थे, याद है? जियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, गोली की रेसिपी लेने की जल्दी में नहीं। हाइबोडोंग की पलकें हिंसक रूप से फड़क उठीं। उसने शुरू में इस तथ्य का उपयोग करने के बारे में सोचा था कि समझौते में एक गोली को परिष्कृत करने का प्रावधान था ताकि बाद में उसे भुलाया जा सके, लेकिन जियाओयान ने सीधे इस पर बात की। मुझे याद है। ये 2 शब्द उसके भीगे हुए दांतों से लगभग निकल गए, जिससे उसके दिल में चल रहे संघर्ष का पता चल गया।
जियाओ यान ने आखिरकार हाई बोडोंग की सहमति सुनने के बाद प्राचीन गोली के नुस्खे को स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी। क्या आपके पास वास्तव में सील तोड़ने में मेरी मदद करने का कोई तरीका है? हाई बोडोंग ने फिर से पूछा, अभी भी संदेहास्पद। सांप लोगों की जनजाति स्वभाव से यिन शीत है और रानी मेडुसा और भी अधिक। उसकी सील बेहद ठंडी है। इसे तोड़ने के लिए हमें शरीर में प्रवेश करने और सील के भीतर की ठंडी ऊर्जा को बेअसर करने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने की आवश्यकता है। जियाओ यान ने बिना शर्माए या अपने दिल की धड़कन तेज किए कहा। स्वर्गीय ज्वाला। जियाओ यान ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में हरी लपटों का एक समूह दिखाई दिया। जैसा कि होता है, रानी मेडुसा बहुत उदार थी और उसने मुझे एक स्वर्गीय ज्वाला दी। हाई बोडोंग चुप हो गया। सील तोड़ने के लिए किसी के शरीर में स्वर्गीय ज्वाला को प्रवेश करने देना एक बेहद खतरनाक बात थी। अगर इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। हाई बोडोंग की चिंता को देखते हुए जियाओ यान ने सीधे अपने भंडारण की अंगूठी से एक औषधीय कड़ाही निकाली। उसके ठीक सामने उसने एक साधारण 4 स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का इस्तेमाल किया। ज्वाला पर उसका नियंत्रण एकदम सही बताया जा सकता है। मूल रूप से जंगली स्वर्गीय ज्वाला ज्वाला मंत्र के कारण अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी हो गई थी, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में। ज्वाला मंत्र के साथ जियाओ यान को पूरे डुक्यूई महाद्वीप पर स्वर्गीय ज्वालाओं पर सबसे सही नियंत्रण रखने वाला कहा जा सकता है। 3 महान रक्त रिकवरी गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करके जैड की बोतल में डालने पर एक हल्की सी आवाज आई। बूढ़े हाय, आग पर मेरा नियंत्रण बुरा नहीं है ना? जियाओ यान ने औषधीय कड़ाही को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। NO12BN.C ओम। यहाँ तक कि हुनहुजी ने भी उस समय उसकी कीमिया प्रतिभा की प्रशंसा की थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हाई बोडोंग लॉ पर उसके निर्दोष नियंत्रण को देखने के बाद आधा आश्वस्त था। अच्छा, अगर तुम सच में सील तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं, हाई बोडोंग, निश्चित रूप से इसे अपने दिल में याद रखूंगा और तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आऊंगा। हाई बोडोंग ने अपने दांत पीस लिए। वह वास्तव में अब और सील नहीं रहना चाहता था। 20 साल, क्या तुम जानते हो कि ये 20 साल कैसे रहे हैं? जियाओ यान अपने दिल में चुपके से खुश हो गया। हालांकि उसने जो तरीका बताया वह मनगढ़ंत था, लेकिन उसके पास सील तोड़ने का एक तरीका जरूर था। वह बस शून्यता भक्षण ज्वाला की क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहता था। हाई बोडोंग उसे एक गुप्त कक्ष में ले गया और कहा, यहाँ कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जियाओ यान ने अपने बाएं हाथ से हाई बोडोंग के कंधे को हल्के से थपथपाया। एक हरे रंग की लौ टिमटिमा उठी और तुरंत उसके मिट्टी के रंग के लबादे को जलाकर नष्ट कर दिया। बूढ़े हाय, दर्द को सहन करो। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपने शरीर से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला और एक विचार के साथ माओवू अपनी स्वीकृति आत्मा से उभरा। उसका शरीर एक नाखून के आकार का 10वां हिस्सा रह गया और वह उसकी उंगली के सिरे पर कूद गया। फिर उसकी उंगली ने एक नर्म ध्वनि के साथ हाई बोडोंग के शरीर को छेद दिया, जिससे माओवू सील के स्थान पर पहुंच गया। मेडुसा की सील एमेथिस्ट विंग लान किंग की सील से भी अधिक क्रूर थी। इसने हाई बोडोंग के शरीर के लगभग सभी एक्यूपॉइंट को सील कर दिया था। इसके अलावा सील ने उसके मेरिडियन को जहर की एक परत से ढक दिया था। इस तरह की सील को तोड़ने के लिए न केवल सील को निगलने की जरूरत थी, बल्कि मेरिडियन पर मौजूद जहर की परत को भी मेरिडियन को नुकसान पहुंचाए बिना निगलने की जरूरत थी। अगर यह जियाओ यान होता जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में यूं से मिला होता तो सफलता की दर 50% से अधिक नहीं होती। लेकिन अब न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माओवू भी मजबूत हो गया था। उसके नियंत्रण में सिकुड़े हुए माओवू ने मेरिडियन में जहर की परत को जमकर निगला। यहाँ तक कि सबसे घातक जहर भी शून्यता भक्षण ज्वाला द्वारा निगला जा सकता था। जैसे जैसे माओवू लगातार पूरे शरीर में मेरिडियन को पार करता गया, काली लपटें लगातार जलती रहीं और जहर की परतों को निगलती रहीं। हाई बोडोंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। वह सहज, बहती हुई अनुभूति एक बार फिर लौट रही थी। समय बीतने के साथ साथ उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ती गई। भले ही वह सिर से पैर तक पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। बस थोड़ा और, फुफकार। अचानक एक सांप के पैटर्न ने पलटवार किया। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसका आत्मा शरीर तुरंत उभरा और एक हथेली से भयंकर रूप से प्रहार किया। इस बीच निहिलिटी भक्षण ज्वाला एक क्रूर बाघ की तरह बोडोंग के पूरे शरीर में फैल गई, एक ही काटने से विषैले सांप को खा गई। जिस क्षण सांप के पैटर्न को मिटाया गया है, बोडोंग की कसकर बंद आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आध्यात्मिक प्रकाश का एक विस्फोट उसकी पुतलियों से कुछ मूर्त की तरह निकला और वह शक्ति जो लगभग दशकों से गहराई से दबी हुई थी, उसके शरीर के भीतर से फूट पड़ी। गुप्त कक्ष की दीवारें भारी दबाव के कारण टूटने लगीं। जियाओ यान ने इस डू सम्राट स्तर की ताकत को महसूस करने के बाद जल्दी से पीछे हट गया।
यह शापित सील आखिरकार चली गई। मैं फिर से डू सम्राट बन गया हूँ। है बोडोंग का चेहरा खुशी से भर गया और उसने अपना सिर पीछे फेंका और पागलों की तरह हंसा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर जियाओयान की ओर देखा, जो एक कुर्सी पर शांति से बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। जियाओयान ने हवा में है बोडोंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और एक अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे बाद वाले ने उसे कोई खतरा नहीं दिया था। क्या बात है, ओल्ड है? तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। जियाओयान ने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग से सोल कमांड टोकन निकाला और उसे धीरे से टेबल पर रख दिया। अध्याय 120 जांच 2 इन 1। जियाओयान ने अचानक एहसास का दिखावा किया जब उसने हाई बोडोंग को आत्मा आदेश पर ध्यान से घूरते हुए देखा। उसने मुस्कुराते हुए टोकन उठाया और कहा, ओह, यह मेरे कबीले के बुजुर्गों द्वारा मुझे दिया गया एक सुरक्षात्मक तावीज़ है। मैंने सुना है कि इसका प्रभाव सौभाग्य लाने और दुर्भाग्य से बचने का है। हाई बोडोंग स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि यह एक आत्मा संचार उपकरण था, न कि कोई सुरक्षात्मक तावीज़ बकवास। इस तरह के आत्मा संचार उपकरण को बनाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। आमतौर पर केवल कीमियागर ही उन्हें बना सकते थे। सिद्धांत गोली बनाने की विधि बनाने जैसा ही था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि ऐसी वस्तुएं मौजूद थीं कि कीमियागरों को हॉर्नेट्स के घोंसले के रूप में संदर्भित किया जाता था। एक बार कीमियागर पर हमला होने पर वे मदद के लिए संकट कॉल भेजने के लिए इस तरह के आत्मा उपकरण का उपयोग कर सकते थे। जैसा कि याओ लाओ ने मूल कार्य में 2 बार किया था। जियाओयान को देखकर, जो मुस्कुरा रहा था, अपनी कुर्सी पर पैर क्रॉस करके पीछे झुका हुआ था और अपनी उंगलियां अपने सामने फंसा रहा था, है बोडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। वह कौन था? है बोडोंग, भूतपूर्व बर्फ सम्राट। वह अपने ठंडे और दबंग व्यवहार के लिए जाना जाता था। किसी ने कभी भी उसके हाथों से कुछ भी जबरन लेने की हिम्मत नहीं की थी। फिर भी जियाओयान ने इस वर्जना को तोड़ा और उससे जबरन पैसे भी वसूले। ये कहना झूठ होगा कि है बोडोंग ने अपनी ताकत वापस पाने के बाद नक्शे के टुकड़े को वापस छीनने के बारे में नहीं सोचा था। ये वास्तव में एक अच्छा सुरक्षात्मक ताबीज है बोडोंग ने एक मुस्कान निकाली, लेकिन कभी कोई हरकत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कुछ दिन पहले यूं के शब्द याद आ गए थे और ये तथ्य कि गुहे और अन्य लोग खाली हाथ लौट आए थे। जियाओयान के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी जब उसने सोल कमांड टोकन को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रखा। वह वास्तव में चिंतित नहीं था क्योंकि उसने पहले ही इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। वह दुकान में प्रवेश करने के क्षण से ही हाई बोडोंग की जांच कर रहा था। ये तब शुरू हुआ जब उसने जानबूझकर स्नैक पीपल जनजाति के खजाने में घुसपैठ करने का उल्लेख किया, फिर मेडुसा की सीलिंग तकनीक वाली एक जानवर तकनीक स्क्रॉल खोजने और इसे अपने बुजुर्गों को देने के बारे में झूठ बोला। ये सब एक परीक्षा थी। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर हाई बोडोंग को डराने के लिए एक गैर मौजूद शक्तिशाली बुजुर्ग का निर्माण किया था, बल्कि वह जांच कर रहा था कि युन और अन्य लोगों के जाने के बाद हाई बोडोंग को किस तरह की जानकारी मिली थी। युन ने उसे भागने दिया था, इसलिए उसे गुहे को एक कारण बताने की जरूरत थी। एक पवन विशेषता वाले डू सम्राट के रूप में युन जियामा साम्राज्य में सबसे तेज था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे पकड़ न सके। इस प्रकार उसके पास स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त न कर पाने का केवल एक बहाना था, उसे दूसरे पक्ष द्वारा रोका गया था। जब वे मेई स्नैक जनजाति में स्वर्गीय ज्वाला के लिए लड़ रहे थे, तब गुहे और अन्य लोगों का वास्तव में मानना था कि जियाओयान की तरफ 2 लोग थे। एक वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति था जिसने स्वर्गीय ज्वाला को छीनने के लिए पवित्र शहर में घुसपैठ की थी, और दूसरा वह रहस्यमय विशेषज्ञ था जिसने अव्यवस्था पैदा करके ध्यान भटकाया था। इस प्रकार युन का बहाना एकदम सही था। कोई भी इस पर संदेह नहीं करेगा। बस इतना ही कि कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि अराजकता पैदा करने वाला रहस्यमय विशेषज्ञ वास्तव में एक अग्नि आत्मा है जो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है। इसलिए जियाओयान ने अनुमान लगाया कि युन एक रहस्यमय विशेषज्ञ के हस्तक्षेप को बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगी। जब उसने बड़ों के होने का उल्लेख किया तो है बोडोंग को एक पल के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि क्या ये कथित बुजुर्ग वास्तव में मौजूद थे। उसे केवल संदेह था कि क्या मुहर वास्तव में हटाई जा सकती है। उस समय जियाओयान ने पुष्टि की कि युन ने वास्तव में दावा किया था कि एक दूसरे रहस्यमय विशेषज्ञ ने उसे रोक दिया था, जिससे काले कपड़े पहने आदमी को भागने का मौका मिल गया। और हाई बोडोंग को इस जानकारी के बारे में पता था। इस कारण से जब जियाओयान ने हाई बोडोंग की सील तोड़ने की पेशकश की तो उसने कोई गोलमोल बात नहीं की और न ही कोई गुप्त सावधानी बरती। वह सील तोड़ने में बहुत आश्वस्त और तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाई बोडोंग के अपने वचन से पीछे हटने का बिल्कुल भी डर नहीं था। आखिरकार उसने अपनी पिछली बातचीत के माध्यम से पुष्टि की थी कि हाई बोडोंग हिम्मत नहीं करेगा, खासकर जब से उसने ये धारणा स्थापित की थी कि मेरे पीछे शक्तिशाली बुजुर्ग हैं।
हल्की मुस्कान के साथ जियाओयान ने अपनी स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली से धीरे से सहलाया और कहा, मैं कितना लापरवाह था, मैं ओल्ड है को बधाई देना लगभग भूल ही गया था। वह धीरे से अपनी सीट से उठा, अपने हाथों को एक बहुत ही मानक बधाई इशारे में कप में भर लिया और धीरे से कहा, जूनियर जियाओयान ओल्ड है को उसकी डू सम्राट शक्ति को पुनः प्राप्त करने पर बधाई देता है। उसके हाव भाव को दोषरहित कहा जा सकता है। इसने न केवल है बोडोन को एक चेहरा दिया, बल्कि एक आत्मा परिचय के रूप में भी काम किया, ये संकेत देते हुए कि उसका दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं था। है बोडोन ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से नक्शे के टुकड़े का बचा हुआ आधा हिस्सा निकाला और कहा, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। मैं 20 साल से इस नक्शे के टुकड़े को देख रहा हूं और कुछ भी समझ नहीं पाया हूं। शायद ये तुम्हारे लिए किस्मत में है। यह नक्शा टुकड़ा अब तुम्हारा है। जियाओयान ने इस चिकनी बनावट वाले नक्शे के टुकड़े को स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे जैसे वह इसे ऊपर से नीचे तक देखता गया, उसके मन में पुरातनता और प्राचीन आकर्षण की एक हल्की सी भावना उमड़ती गई। ऐसा लग रहा था कि इस नक्शे के टुकड़े ने काफी लंबे इतिहास का अनुभव किया है। अपने हाथ में नक्शे का ये छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए उसने अपने स्टोरेज रिंग से दूसरा छोटा टुकड़ा निकाला जो उसने पहले है बोडोन से प्राप्त किया था। फिर उसने दोनों टुकड़ों को सावधानी से एक साथ फिट किया और ये देखने के बाद कि जोड़ पर कोई गैप नहीं है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मिटर ऑक्शन हाउस के आधे हिस्से के लिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जब भी आपके पास समय होगा मैं आपको इस मामले को समझाने के लिए नीलामी घर ले जाऊंगा। मुझे बस उम्मीद है कि अगर भविष्य में नीलामी घर को कोई समस्या आती है तो आप मदद कर सकते हैं। बोडोंग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। जियोयान ने अपनी किस्मत आजमाई और जवाब दिया, ओल्ड हाई मुझे बहुत ज़्यादा आंकता है। ये जूनियर सिर्फ एक साधारण कीमियागर है और व्यवसाय प्रबंधन और संचालन में कुशल नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि नीलामी घर मुझे कीमिया के लिए ज़रूरी औषधीय सामग्री मुहैया करा सके। जहाँ तक दैनिक संचालन और राजस्व की बात है, मैं एक भी सिक्का नहीं लूँगा। बकवास बंद करो। साधारण कीमियागरों के पास स्वर्गीय लपटें नहीं होती हैं, और कीमिया के लिए आपको जिन औषधीय सामग्रियों की ज़रूरत होती है, मुझे डर है कि उन्हें खोजने के लिए हमें पूरे जियामा साम्राज्य को उलट पुलट करना पड़ेगा। हाई बोडोंग ने उस पर आंखें घुमाईं। कोई भूत भी उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। मैं जो एहसान करता हूँ उसके बारे में जब भी आपको ज़रूरत हो आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे सूचित करने के लिए आप मुझे एक आत्मा संचार उपकरण दे सकते हैं। एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी ओल्ड हाई की किसी चीज़ में मदद चाहिए। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपने चमकीले सफ़ेद दांत दिखाए। अभी तुम छोटे बदमाश वास्तव में बिना किसी कारण के मंदिर नहीं जाते हो, इसलिए तुम मेरी सील तोड़ने में मदद करने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ में इस बूढ़े आदमी की मदद की ज़रूरत थी। हाई बोडोंग के होंठ फड़क उठे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बदमाश जियाओयान उसकी सील तोड़ने के लिए दौड़ा। पता चला कि उसे उसके लिए कुछ करने के लिए एक डू सम्राट की ज़रूरत थी। बोलो, तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं 5 सितारा डू सम्राट हुआ करता था, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय तक सीलबंद रहने के बाद, भले ही अब सील टूट गई हो, मेरी ताकत घटकर सिर्फ 1 सितारा डू सम्राट रह गई है। हाई बोडोंग थोड़ा असहाय था। बहुत लंबे समय तक सीलबंद रहने के कारण उसकी डू क्यूई काफ़ी बिखर गई थी और उसकी साधना सिर्फ 1 स्टार तक गिर गई थी। यान शहर में मो कबीले के पहले बुजुर्ग मोचेंग ने मेरे लोगों में से एक को पकड़ लिया है। मैं चाहता हूं कि ओल्ड हाई मेरे साथ मो कबीले में जाए ताकि उस व्यक्ति को वापस ला सकूं। मो कबीले ने तुम्हारे लोगों में से एक को पकड़ लिया है। हाइबोडोन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने पहले मो कबीले के साथ कुछ लेन देन किया था, इसलिए मुझे उनके कुछ रहस्य पता हैं। मो कबीले के पूर्वजों को ऐसे प्रयोगों पर शोध करना पसंद था जहां वे जादुई जानवरों से मजबूत पंजे या हड्डियां निकालकर उन्हें मानव शरीर में प्रत्यारोपित करते थे। तुम्हारे व्यक्ति में ज़रूर कुछ खास होगा। जियाओयान की आंखें काली पड़ गईं। ये वास्तव में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स की वजह से था। अगर किंग लिन को कुछ हुआ तो मैं मो कबीले को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने यहाँ डेजर्ट सिटी में मो चेंग के बारे में सुना है। वह एक 5 स्टार डू स्पिरिट है, लेकिन वह चालाक है और उसने मो कबीले और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बीच अच्छे संबंध बनाए हैं। उन्होंने मूल रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का मौन संरक्षण प्राप्त कर लिया है। हाइबोडोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। 5 सितारा डू स्पिरिट कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसा विशालकाय प्राणी पूरी तरह से एक अलग मामला था। मो कबीले पर हमला करना मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा होगा। जियामा साम्राज्य में शाही परिवार भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से सावधान था। यहाँ तक कि एक अस्पष्ट भावना भी थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शाही परिवार से ऊपर उठ गया था। ओल्ड है, आप निश्चिंत रहिए। मैं मो चेंग को अपने दम पर संभाल सकता हूँ। अगर हम शांतिपूर्ण रिहाई सुनिश्चित कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा।
अगर नहीं, तो मुझे यान सिटी की गैरिसन और मो कबीले के लोगों को रोकने में मदद करने के लिए ओल्ड है की ज़रूरत है। हाई बोडोंग ने जियाओ यान की ओर देखा और नाक भान सिकुड़ी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि मुझे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं, हाई बोडोंग, अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कार्रवाई कर सकता हूँ और आपके लिए इस मोचेंग से निपट सकता हूँ। तो मैं ओल्ड हाई को पहले ही धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना अधिक विलंब करेंगे उतने ही अधिक परिवर्तन होंगे। चलो चलें। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे हाई बोडोंग को हाथ हिलाया। फिर दिशा निर्धारित करने के बाद उसके बैंगनी बादल के पंख खुल गए और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। फिर हाई बोडोंग के साथ वे आकाश में उड़ गए। उनके पंख फड़फड़ाने लगे और वे प्रकाश की 2 लकीरों में बदल गए जो जल्दी ही क्षितिज में गायब हो गईं। यान सिटी पहुंचने से पहले वे पूरे दिन और रात उड़ते रहे। छोटे भाई जियाओ यान, क्या तुम सच में सिर्फ एक डू ग्रैंड मास्टर हो? हाई बोडोंग अचंभित था। उसके जैसे डू सम्राट के लिए एक दिन और एक रात उड़ना सामान्य बात थी, लेकिन जियाओ यान के लिए, जो एक डू ग्रैंड मास्टर के रूप में उड़ान प्रकार की डू तकनीक पर निर्भर था, यह अविश्वसनीय था कि वह इतने लंबे समय तक ऐसी उड़ान को बनाए रख सकता था। जियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से हाई बोडोंग की घबराहट को समझा और हंसते हुए कहा, शायद ये स्वर्गीय ज्वाला के कारण है। यह मेरी डू क्यू को अधिक टिकाऊ बनाता है। स्वर्गीय ज्वाला में भी यह क्षमता है। यान शहर जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की हलचल भरी मुख्य सड़क पर स्थित था। एक परिवहन केंद्र के रूप में इसका स्थान इसे साम्राज्य के पूर्वी प्रांत का सबसे बड़ा शहर बनाता था। ये साल भर शाही सैनिकों द्वारा भारी मात्रा में तैनात रहता था। साम्राज्य की सेनाओं के अलावा यान शहर की सबसे मजबूत शक्ति स्वाभाविक रूप से इस बार उनका लक्ष्य थी, मो कबीला। हालांकि एक बड़ा पेड़ आसानी से हवा को पकड़ लेता है, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के समर्थन के साथ जियामा साम्राज्य का शाही परिवार भी आसानी से मो कबीले के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। हम एक दिन और रात से उड़ रहे हैं। मो कबीले की ओर जाने से पहले आराम करने के लिए हमें एक सराय मिल जाए तो बेहतर होगा। हाई बोडोंग ने जियाओ यान की ओर देखा और कहा। जियाओ यान ने सिर हिलाया। अगर उन्हें मो कबीले में घुसना था तो उसे शीर्ष स्थिति में होना चाहिए था। दोनों यान शहर के बाहर कुछ 100 मीटर की दूरी पर उतरे और शहर में जाने वाले लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। जब वे शहर के गेट के पास पहुंचे तो जियाओ यान और है बोडोंग ने देखा कि शहर की दीवार के दोनों ओर दर्जनों पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक खड़े थे। उनकी तीखी निगाहें लगातार गुजरने वाले पैदल यात्रियों को स्कैन कर रही थीं। जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ीं। यहाँ सुरक्षा का स्तर शाही राजधानी के बराबर था। तस्क तस्क तस्क, मो कबीला वास्तव में एक बड़ा शो कर रहा है। यह उनके पहले एल्डर मोचेंग का जन्मदिन है, फिर भी उनके पास शहर के गार्ड भी हैं। जियाओ यान ने अचानक अपने सामने भाड़े के सैनिकों की पोशाक में कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैंने सुना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने भी लोगों को किसी को भी परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए भेजा है। ओह, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने भी लोगों को भेजा है। इस मोचेंग का तो बहुत नाम है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नज़र में एक साधारण मो कबीला क्या है? अगर मो कबीला उन्हें हर साल भारी श्रद्धांजलि न देता तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उनके साथ जुड़ने के लिए खुद को नीचा नहीं करता। एक भाड़े के सैनिक ने तिरस्कार में अपना होंठ सिकोड़ लिया। जियाओ यान ने मन ही मन सिर हिलाया। वह इस भाड़े के सैनिक की बातों से पूरी तरह सहमत था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोगों की नाक वाकई हवा में थी। मो कबीले के पास उसके जियाओ कबीले की तुलना में सिर्फ 1 या 2 डू स्पिरिट ज्यादा थे। अब जियाओ डिंग और जियाओ ली ने रॉक डेजर्ट सिटी में भाड़े के सैनिकों के कारोबार को मजबूत कर लिया है। साथ ही कुछ साल पहले जियाओ यान की मदद से जियाओ कबीले ने पूरे वू टेन शहर पर कब्जा कर लिया है। तो बहुत जल्द ही जियाओ कबीले की ताकत मो कबीले से बराबरी कर लेगी या उससे भी आगे निकल जाएगी। वास्तव में जियाओ यान के शामिल होने के साथ मो कबीला पहले से ही जियाओ कबीले के सामने कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही जियाओ यान शहर के द्वार में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसके पीछे से सरपट दौड़ने वाली टापों की आवाज़ आई। बढ़िया घोड़ों पर सवार कई पुरुष और महिलाएं सरपट दौड़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने जो धूल उड़ाई उससे किनारे पर खड़े लोग भड़क गए। हालांकि जब उनकी नाराज नज़र घोड़े पर सवार प्रमुख व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी शिकायतों को निगल लिया और आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। जियाओ यान ने नज़र घुमाई। नेता एक युवा महिला थी जिसने लाल रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे जो उसके शानदार फिगर को पूरी तरह से उभार रहे थे। उसके साफ माथे से एक छोटा सा क्रिस्टल आभूषण लटका हुआ था जो थोड़ा हिल रहा था और उसके चेहरे पर जीवंतता का संकेत दे रहा था जो एक लाड़ प्यार और इच्छाधारी हवा दे रहा था। जब तक टापों की आवाज़ धीमी नहीं हुई तब तक शापों का एक कोरस फूट पड़ा। अरे, वह सोचती है कि वह इस जगह की मालिक है क्योंकि वह मो कबीले की दूसरी युवा महिला है। जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ीं।
ऐसा लग रहा था कि मो कबीले की शिक्षा में बहुत कुछ कमी रह गई है। अगर ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली बीम टेढ़ी हो जाएगी। यह मो कबीला अंदर से बाहर तक सड़ा हुआ है। हाँ, सभी बड़े कबीले ऐसे ही होते हैं। वे अपने शहरों में स्थानीय सम्राटों की तरह व्यवहार करते हैं। है बोडोंग हंसा, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए। जियाओयान है बोडोंग के साथ यान शहर की सबसे बड़ी सराय में दाखिल हुआ। 2 कमरे बुक करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद आकर्षक नौकरानी ने उन्हें देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपके पास मो कबीले से कोई निमंत्रण है? निमंत्रण? जियाओयान ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। नहीं, ये यान शहर है या मो शहर? हमें मो कबीले से निमंत्रण की क्या ज़रूरत है? माफ़ करें, सर, यान सिटी में सभी सराय अगले कुछ दिनों के लिए मो कबीले द्वारा पूरी तरह से बुक हैं। हम केवल उनके मेहमानों को ठहरा रहे हैं। परिचारिका की मुस्कान काफ़ी औपचारिक थी जब उसने जवाब दिया। वाह, यह मो कबीला मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से भी अधिक दबंग है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और एक मजाकिया हंसी निकाली। ये देहाती बदमाश कहाँ से आया है जो यान शहर में मेरे मो कबीले की दबंगई की आलोचना करने की हिम्मत कर रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक जियाओयान के पीछे से एक ठंडी, मजाक करने वाली महिला की आवाज़ आई। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओयान को ये जानने के लिए पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी कि यह मो कबीले की दूसरी युवा महिला थी जो अभी अभी आई थी। क्या तुम ये साबित नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा मो कबीला कितना दबंग है? जियाओयान ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, बिना पीछे मुड़ने की जहमत उठाए। तुम छोटे बदमाश मौत को दावत दे रहे हो। उसके मजाक भरे लहजे को सुनकर मो कबीले की दूसरी युवा महिला, जिसे हमेशा लाड़ प्यार दिया जाता था और जिसे एक खजाने की तरह माना जाता था, ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके हाथ में लंबा चाबुक एक काली छाया में बदल गया जो जियाओयान की ओर क्रूरता से प्रहार कर रही थी। दर्शकों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। जियाओयान के लिए खेद महसूस किया। वुश! अचानक पतली हवा से काली लौ की एक लकीर दिखाई दी। शून्यता भक्षण। ज्वाला ने रैंक 2 जादुई जानवर के राक्षस कोर से गढ़े गए हथियार को तुरंत जलाकर नष्ट कर दिया। इससे पहले कि कोई इस पर प्रतिक्रिया कर पाता कि क्या हुआ था, एक बड़ा हाथ एक विषैले सांप की तरह बाहर निकला और मो कबीले की दूसरी युवा महिला का गला पकड़ लिया, उसे जमीन से आधा मीटर ऊपर उठा दिया। 3 साल पहले कोई तुम्हारे जैसा घमंडी था। नतीजतन मैंने उनकी 2 उंगलियां तोड़ दीं। क्या तुम भी इसे आजमाना चाहते हो? मूल लेखक नोट: ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के बारे में प्रश्नों के संबंध में लेखक ने जियाओयान के साधना स्तर को दबाया नहीं। मूल कार्य में ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने से जियाओयान का साधना स्तर केवल 2 स्टार डू मास्टर से 4 स्टार डू मास्टर तक बढ़ गया, जो 2 स्टार सुधार था। अब जब वह एक डू ग्रैंड मास्टर है तो वह केवल 1 स्टार से अपने चरण को बढ़ा सकता है। शायद हर कोई मूल सेटिंग भूल गया हो। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने से सीधे खेती के स्तर में वृद्धि नहीं होती। मूल सेटिंग: हर बार जब जियाओयान का खेती का स्तर बढ़ता था तो यह उस वातावरण के कारण होता था जहां स्वर्गीय ज्वाला स्थित थी और उन परिदृश्यों से अतिरिक्त लाभ जो उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य चीजें प्रदान करते थे। स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने से खेती के स्तर में वृद्धि नहीं होती है।